प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 91। पैसे की बर्बादी है, दोबारा मत खरीदना। मुझे वाकई उस चीज में दिलचस्पी है। उस नायाब जेड के बारे में सुनकर देवांश ठाकुर की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। ठीक है, फिर वक्त आने पर मैं तुम्हें पिक कर लूंगी, रिया कपूर ने खुशी से कहा। देवांश ने मना नहीं किया, फिर पूछा, सिया इस वक्त कहाँ है? 1 मिनट रुको, मैं मास्टर वाग से पूछती हूँ। कुछ सेकंड बाद रिया ने जवाब दिया, वह फिनिक्स मॉल में है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, देवांश ने कहा और फोन रखने ही वाला था कि रिया ने उसे रोक लिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि सिया ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मेरे लिए? देवांश के माथे पर शिकन आ गई। उसने अविश्वास भरे चेहरे के साथ पूछा, वरना क्या, मेरे लिए? रिया ने नाराजगी से पलटवार किया और फिर देवांश को वह सब कुछ बताया जो सिया ने मास्टर वाग से कहने के लिए कहा था, और यह भी कि सैलरी मिलने के बाद वह राजा को पैसे चुकाने गई थी। सिया एक अच्छी औरत है, तुम उसे निराश मत करना। अपनी बात खत्म करने के बाद रिया ने फोन काट दिया और विला के आंगन में अकेली बैठी रही, अपनी नजरें मालाबार हिल की चोटी की ओर टिका दी, ख्यालों में खोई हुई। वह जानती थी कि ऐसा करना देवांश को सिया की ओर धकेलने के बराबर है, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि सिया इसकी हकदार थी। उसने इतने सालों तक बहुत दुख झेले थे, अब उसे बेहिसाब खुशियां मिलने का वक्त आ गया था। लेकिन अगर वह खुश है तो मेरा क्या? मुझे क्या करना चाहिए? रिया ने दूर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उसके दिल में एक उदासी की लहर दौड़ गई। मालाबार हिल की चोटी, नक्षत्र विला। कॉल खत्म होने के बाद देवांश काफी देर तक सन्न रह गया। वह पहले से ही किसी और की पत्नी है, दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी तलाश या चाहत नहीं रखोगे। उसने साफ तौर पर मुझसे तलाक ले लिया है। फिर क्यों? और वह अभी भी राजा के पास मेरा कर्ज चुकाने क्यों जाएगी? वह जानता था कि सिया के दिल में अभी भी उसके लिए जज्बात हैं, बस उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सिया के दिल में अभी भी उसके लिए जगह क्यों है, जबकि वह इतना बड़ा कमीना रहा था। अपने अतीत के उन सभी घटिया कारनामों को याद करके देवांश ने खुद को एक मुक्का मारा। वह चाहेगा कि सिया उससे हमेशा नफरत करे, बजाय इसके कि वह अब इस तरह उसकी चिंता करे। सिया ने पिछले कुछ सालों में काफी दुख झेले थे और वह नहीं चाहता था कि अब वह इस तरह और खपे। खासकर 1 लाख साल बाद वह किसी और से बेहतर जानता था कि किसी के लिए तड़पने का दर्द दिल टूटने से कहीं ज्यादा बुरा होता है। देवांश ने अब और संकोच नहीं किया। वह उठा और फिनिक्स मॉल की ओर भागा। फिनिक्स मॉल। सिया बेचैनी से मजदूरों को स्टेज का सामान ले जाने और सेट करने के निर्देश दे रही थी। इस काम के लिए मूल रूप से उसे, जो एक डायरेक्टर थी, खुद मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह सिंघानिया ग्रैंड होटल का प्रमोशन था और डायरेक्टर बनने से पहले यह उसका आखिरी प्रोजेक्ट था, इसलिए वह आई थी। मूल रूप से ये प्रमोशनल इवेंट 1 घंटे बाद शुरू होना था, लेकिन फिनिक्स मॉल ने अचानक उन्हें सूचित किया कि इसे 1 घंटे पहले करना होगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां इसके बाद वेन्यू का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रही थीं। इसलिए अब सिया बेहद व्यस्त और घबराई हुई थी। स्टेज अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था, लेकिन सिया की वजह से काफी लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और इंतजार कर रहे थे। इसमें कोई क्या कर सकता था? कोई सिया को दोष कैसे दे सकता था, जो यूनिफॉर्म पहने इतनी चमक रही थी, जैसे कोई फीमेल सेलिब्रिटी आम लोगों के बीच आ गई हो, जिससे राहगीर उसके लिए रुके बिना नहीं रह पा रहे थे।
इस दौरान कई खुद को 30 मार खा समझने वाले मर्द भी उसे हेलो बोलने आगे आए, लेकिन सिया ने उन्हें सीधे अनदेखा कर दिया, जिससे न केवल उन्हें बेरुखी मिली बल्कि वे सबके सामने काफी अजीब और शर्मिंदा भी महसूस करने लगे। नतीजतन बाद में आने वाले हिचकिचाए केवल दूर खड़े होकर चुपचाप उसकी तारीफ करने की हिम्मत जुटा पाए, पास जाकर बातचीत करने का साहस किसी में नहीं रहा। लेकिन तभी बेहद साधारण कपड़ों में एक आदमी सिया की ओर बढ़ा। देखो, एक और सिरफिरा उस पर लाइन मारने जा रहा है। वह वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन अफसोस सिर्फ शक्ल सूरत के दम पर जीने का जमाना बहुत पहले बीत चुका है। मैं पूरा अरमानी सूट पहने हुए था और मुझे सीधे इग्नोर कर दिया गया। सड़क छाप कपड़े पहने इस बदबूदार लूजर में ऊपर जाकर उस पर लाइन मारने की हिम्मत कैसे हुई? स्टेज के चारों ओर तरह तरह के ताने और फक्तियां लगातार कसी जा रही थीं। जैसे ही वे तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह यूनिफॉर्म वाली सुंदरी उस बदबूदार लूजर को देखते ही वास्तव में अपनी जगह पर जम गई। हा, इस बेवकूफ ने तो सुंदरी को जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सुंदरी अभी सोच रही होगी, यह क्या हो रहा है? इस तरह का लूजर भी मेरा पीछा कर सकता है। अगर वह सुंदरी उस बेवकूफ से बात करती है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर गोबर खाऊंगा। हालांकि अगले ही पल उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म वाली सुंदरी ने वास्तव में उस लूजर से बात करने के लिए खुद पहल की। तुरंत पूरी भीड़ हक्की बक्की रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब सिया ने देवांश को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस आदमी को देख रही है जो उनके कॉलेज के दिनों में एक अलग ही चमक के साथ दमकता था। इससे उसके लिए अपने सामने खड़े इस शख्स को अपने उस पूर्व पति से जोड़ना मुश्किल हो गया जो जुआ खेलता था और शराब पीता था। क्या ये जानबूझकर किया गया ढोंग है या वह सचमुच बदल गया है? मैं तुम्हारे और पीहू के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, देवांश ने अपनी जेब से 2 जेड पेंडेंट निकालते हुए कहा। आंसू के आकार के उन 2 जेड पेंडेंट को देखकर सिया को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। जब से पीहू 1 साल की हुई थी, उसे देवांश से कभी कोई तोहफा नहीं मिला था। नहीं, उसे तोहफे मिले थे। उन तोहफों का नाम था देवांश की मार। सिया थोड़ी सुन्नसी थी, इतनी कि वह मना करना भूल गई और अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रही। ये देखकर कि उसने मना नहीं किया, देवांश ने मान लिया कि वह सहमत है और सबके सामने उसने बड़े प्यार से सिया को वह पहना दिया। जब देवांश ने पेंडेंट पहना दिया तो सिया अचानक होश में आए और डांटते हुए बोली, इस बार तुम कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? क्या तुमने मुझे और पीहू को काफी चोट नहीं पहुंचाई है? बोलते समय उसने पेंडेंट उतारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका कोमल हाथ देवांश ने पकड़ लिया और फिर उसने अपने कान में देवांश की धीमी आवाज सुनी, ये पेंडेंट तुम्हारी रक्षा कर सकता है, इसे कभी उतारना मत। जहां तक उस रात क्या हुआ था, देवांश ने अपनी सफाई नहीं दी, क्योंकि वह घटना आखिर में वास्तव में देवांश की वजह से ही हुई थी। अगर उसने जुआ नहीं खेला होता और कर्ज नहीं लिया होता तो जोरावर को पता नहीं चलता कि उसकी एक खूबसूरत पत्नी है और विक्रम सिंघानिया ने स्वाभाविक रूप से उन जैसे छोटे लोगों पर ध्यान नहीं दिया होता। बकवास, तुम्हें लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगी? सिया ने हल्का सा झिड़कते हुए कहा। देवांश का हाथ झटक दिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि वह पेंडेंट उतारना भूल गई। बस इसे मेरी विनती समझो, मैं भीख मांगता हूँ, इसे पहन लो, इसे मत उतारना, देवांश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये सुनकर सिया ने पेंडेंट को पकड़कर उस पर एक नजर डाली और पूछा, ये कितने का है? 500, देवांश ने सच सच जवाब दिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। पैसे की बर्बादी। सिया ने देवांश को घूर कर देखा, फिर भारी आवाज में बोली, इन्हें और मत खरीदना। बोलते हुए उसने देवांश के हाथ से बेटे वाला पेंडेंट भी ले लिया, फिर मुड़ी और चली गई। सिया की लंबी पीठ को देखते हुए देवांश खुशी से मुस्कुराया और आसपास के लोग यह नज़ारा देखकर सब अपनी छाती पीटने और पैर पटकने लगे। मैं कितना कचरा हूँ, मुझे बस लाइन मारना आता है, तोहफे देना नहीं। सड़क किनारे की दुकान का एक पेंडेंट भी देवी को बोलने पर मजबूर कर सकता है, जिसका मतलब है कि देवी लालची नहीं है, उसे बस एक एटीट्यूड चाहिए। मैं समझ गया, ऐसा नहीं है कि देवी मौके नहीं देती, बात यह है कि तुम खुद किसी काम के नहीं हो। वह कहाँ है जिसने अभी कहा था कि वह लाइव स्ट्रीम पर गोबर खाएगा? कहाँ है वह? जैसे ही हर कोई यह सोच रहा था कि बातचीत शुरू करने के लिए क्या तोहफे दिए जाएं, हॉल में अभी अभी लगा विशाल मल्टीमीडिया एलईडी डिस्प्ले किसी अज्ञात कारण से अचानक गिर गया और सीधे नीचे से गुजर रही सिया की ओर भारी भरकम तरीके से गिरा। अध्याय 92। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ अंदर आ सकते हो। जब सबने यह मंजर देखा तो सिवाय अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटते हुए वहां सिर्फ चीख पुकार मच गई। जब तक सिया को एहसास हुआ कि वे डिस्प्ले स्क्रीन नीचे गिर रहे हैं, तब तक बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने शुरू में सोचा कि वह निश्चित रूप से इसकी चपेट में आ जाएगी, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और एक आकृति ने उसे ब्लॉक कर दिया। गिरते हुए डिस्प्ले स्क्रीन को रोकने के लिए एक हाथ ऊपर उठाया।
कई जोरदार धमाकों के बाद वे दोनों अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जबकि एक और मजदूर के पैर में चोट लग गई थी और वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। क्या तुम ठीक हो? सिया ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिया ने देवांश का एक चक्कर लगाया और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे कोई चोट नहीं आई है, तभी उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने देखा कि देवांश उसे खिलखिलाती मुस्कान के साथ देख रहा है, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका रवैया कुछ ज्यादा ही परवाह करने वाला लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत एक ठंडा चेहरा बना लिया। ये देखकर देवांश ने जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया और हंसा। देखो, मैंने कहा था न कि यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। बोरिंग, सिया ने बेरुखी से कहा और घायल स्टाफ मेंबर की ओर भागी। जब सिया 102 डायल कर रही थी, देवांश ने उस आदमी पर एक नज़र डाली और पाया कि हड्डी में मामूली फ्रैक्चर है जो कुछ समय आराम करने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वह आदमी अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए व्हीलचेयर पर रहेगा। जल्द ही एम्बुलेंस आ गई। सिया ने स्टाफ मेंबर को एम्बुलेंस में बिठाया और फिर अपने काम पर लौट आए। फर्श पर बिखरे एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन को देखकर सिया को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। समय पहले से ही कम था और अब एक मजदूर कम होने के कारण ऐसा लग रहा था कि यह प्रमोशनल इवेंट तय समय पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ही वह निराश महसूस कर रही थी, उसने अचानक अपनी छाती पर पेंडेंट देखा, इसलिए वह जल्दी से मुड़ी और भीड़ में देवांश को खोजने लगी। उसे खोजने के बाद वह जल्दी से उसके पास गई और पूछा, क्या तुम कुछ उपकरण ले जाने में मदद कर सकते हो? हमारे पास समय बहुत कम है और अस्थायी रूप से किसी और को खोजने का समय नहीं है। देवांश ने कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी आस्तीन ऊपर की और बिखरे हुए डिस्प्ले स्क्रीन की ओर चल पड़ा। देवांश की पीठ को देखते हुए सिया के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। पिछले कुछ सालों में मुसीबत में पड़ने के कारण उसने जो मार खाए वह बेकार नहीं गई। इतनी भारी चीजें उस पर गिर गईं और वह पूरी तरह से ठीक है। उपकरण बहुत सारे थे और बहुत भारी थे। अगर देवांश चाहता तो वह बस कुछ ही सेकंड में ये सब सेट कर सकता था, लेकिन इससे वह निश्चित रूप से एक राक्षस जैसा लगता और फिर देश उसे शोध के लिए पकड़ने के लिए लोग भी भेज सकता था। दहशत पैदा करने से बचने के लिए और सिया के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए देवांश ने किसी भी जादुई कला और दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उपकरणों को ले जाने और सेट करने के लिए पूरी तरह से शारीरिक ताकत पर भरोसा किया। फिर भी देवांश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सामान्य दिखने के लिए उसने अभी भी संघर्ष करने का नाटक किया, यहाँ तक कि अपने शरीर से पसीना निकालने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया। इस तरह देवांश ने यहाँ 1 घंटे से अधिक समय तक उपकरण ले जाने का काम किया, बिना थके काम करता रहा। और ये दृश्य संयोग से कबीर सेठी और अन्य लोगों ने देखा जो ऊपर खरीदारी कर रहे थे। तान्या, देखो, क्या वह ज़ारा का जीजा नहीं है? समीरा ने नीचे प्रमोशन स्टेज के पीछे देवांश की ओर इशारा करते हुए कहा। तान्या देशमुख ने यह सुना और जल्दी से नीचे देखने के लिए रेलिंग पर झुक गई और वाकई में देवांश को उपकरण ले जाते हुए देखा। ये तो सचमुच वही है। वह यहाँ चीजें क्यों ढो रहा है? एक कुली। तान्या की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। जब से उसके बॉयफ्रेंड यश को पीटा गया था और वह अस्पताल में भर्ती हुआ था, वह इस दौरान अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। बाद में उसके होने वाले ससुर भी अस्पताल में भर्ती हो गए, जिससे उसके लिए निकलना और भी मुश्किल हो गया। आज यश की भी छुट्टी थी, इसलिए वह यश और कबीर सेठी के साथ खरीदारी करने गई थी। पहले तान्या ने उसकी इतनी तारीफ की थी, मुझे लगा कि वह वाकई कोई तोप चीज है, लेकिन पता चला कि वह बस एक मरा हुआ मजदूर है। यश ने अपनी सूजी हुई आंखों में हिकारत भरकर कहा। बार में उस रात के बाद से जब देवांश ने उन्हें नीचा दिखाया और अपमानित किया था, उनका पूरा ग्रुप लगभग मुंह छिपाता फिर रहा था। समीरा ने उसी रात आर्यन मल्होत्रा से ब्रेकअप कर लिया था और आर्यन आज भी बहुत परेशान है, ब्रेकअप की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि समीरा का परिवार रियल एस्टेट में है और उनकी पारिवारिक संपत्ति उसकी कल्पना से परे है। इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बिना वह परेशान कैसे न होता। इसलिए उसने सारा दोष देवांश पर मर दिया, ये सोचते हुए कि अगर देवांश ने उस समय कदम नहीं उठाया होता तो समीरा को निश्चित रूप से बाहर खींचकर ले जाया जाता और उसके साथ गलत काम होता और स्वाभाविक रूप से अब उसे ब्रेकअप करने का अधिकार नहीं होता। समीरा आज केवल इसलिए बाहर आई थी क्योंकि तान्या वहां होने वाली थी, लेकिन जब से वे मिले तब से अब तक तान्या और समीरा ने कबीर सेठी या आर्यन से एक शब्द भी नहीं कहा था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। उस रात उनका प्रदर्शन वास्तव में निराशाजनक था। यश उस समय बेहोश हो गया था, इसलिए उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था और वह तान्या की एक तरफा कहानी पर आधा विश्वास कर रहा था, इसलिए वह कबीर सेठी और बाकी लोगों के करीब रहा। आर्यन हमेशा से समीरा को वापस जीतना चाहता था और अब देवांश को बदनाम करने का मौका देखकर उसने तुरंत एक अजीब ताने भरे लहजे में कहा, क्या उसने उस रात बब्बन भाई को झुकने पर मजबूर नहीं किया था? इतना अद्भुत आदमी अभी भी राशन क्यों ढो रहा है? कबीर सेठी, जो चुप था, बोला, उस रात के बाद मैंने उसकी जांच करवाई।
नतीजा हे, जैसे ही ये शब्द निकले सबकी जिज्ञासा जाग उठी। यहाँ तक कि समीरा और तान्या ने भी अपने कान खड़े कर लिए। ये देखकर कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया है, कबीर सेठी ने आगे कहा, दरअसल उसकी स्थिति वैसी ही है जैसा ज़ारा ने कहा था। वह बस एक कचरा है जो शराब पीता है और जुआ खेलता है। बब्बन भाई उसके प्रति इतने सम्मानजनक इसलिए थे क्योंकि उसने कुछ समय पहले बब्बन भाई के अड्डे से 40 लाख से ज़्यादा जीते थे। 40 लाख बब्बन भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्या ये वाकई उन्हें इतना झुकने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है? यश ने उलझन में पूछा। 40 लाख वास्तव में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पता होता कि उसने इसे कैसे जीता तो तुम समझ जाते कि बब्बन भाई उसका इतना सम्मान क्यों कर रहे थे। उसने कैसे जीता? आर्यन ने उतावली से पूछा। कबीर सेठी ने सबको देखा, फिर कहा, उसने सीधे 1.5 घंटे तक बड़ा दांव लगाया, बिना एक भी बाजी हारे। हिस, जैसे ही ये शब्द निकले हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। 40 लाख जीतना या हारना उनके लिए कुछ भी नहीं था और बब्बन भाई के लिए तो और भी कम। लेकिन अगर वह एक भी हाथ नहीं हारा तो यह एक बिल्कुल अलग अवधारणा थी। कैसे? उसने ये कैसे किया? यश ने फिर पूछा। कबीर सेठी ने ठंडे स्वर में कहा, उसे अब चीजें ले जाते हुए देखकर मेरा विचार और पक्का हो गया है, ये लड़का बहुत संभव है कि एक पेशेवर धोखेबाज है और बहुत ही कुशल। बब्बन भाई जो कैसीनो चलाते हैं इस तरह के व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, उसे चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यही वजह है कि बब्बन भाई इतने विनम्र थे। छी, मुझे लगा कि वह बहुत अद्भुत है, लेकिन पता चला कि वह बस एक कमबख्त धोखेबाज है। ऐसे व्यक्ति द्वारा नीचा दिखाया जाना ये वास्तव में शर्मनाक है। उसने शायद वे सारे 40 लाख खर्च कर दिए होंगे और बब्बन भाई उसे फिर से जुआ नहीं खेलने देंगे, इसलिए वह यहाँ चीजें ढोने आया है। कबीर सेठी ने विश्लेषण जारी रखा। समीरा और तान्या ने यह सुनने के बाद अनजाने में सिर हिलाया। पहले उनके मन में देवांश के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं, लेकिन अब वह सब गायब हो गई थीं। चाहे कोई धोखेबाज कितना भी कुशल क्यों न हो, हमेशा एक दिन ऐसा आता है जब उसके हाथ काट दिए जाते हैं। उनकी हाई क्लास दुनिया के लोगों की तुलना में वह पूरी तरह से उनकी लीग से बाहर था। ठीक है, उसके बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है। वह एक कचरा है, खरीदारी के लिए हमारा अच्छा मूड खराब मत करो। कबीर सेठी को अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया लग रहा था और उसका पूरा हाव भाव अलग था। ये देखकर कि हर कोई फिर से उस पर ध्यान केंद्रित करने लगा है, उसने थोड़े गर्व के साथ कहा, मैंने सुना है कि 3 दिनों में उदय ग्रुप सिंघानिया ग्रैंड होटल में एक चैरिटी प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? इतने बड़े आयोजन के बारे में हमने कैसे नहीं सुना होगा। इस तरह की प्रदर्शनी अनुभव प्राप्त करने और नेटवर्क बनाने के लिए एकदम सही है। बस शर्म की बात है कि मेरे पिताजी की ज्यादा जान पहचान नहीं है और उन्हें निमंत्रण नहीं मिल सका। आर्यन ने बड़ी निराशा के साथ कहा। यश ने भी उदासी से कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मेरे पिताजी इतने योग्य नहीं हैं और उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। तान्या, जो चुप थी, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कबीर सेठी से पूछा, क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का कोई रास्ता है? कबीर सेठी ने गर्व से अपनी जेब से कई निमंत्रण कार्ड निकाले। मेरे पिताजी ने कुछ पैसे खर्च किए और आयोजकों से कुछ प्रवेश निमंत्रण मांगने के लिए कुछ जुगाड़ लगाया। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। अध्याय 93। भले ही यह ढोंग न हो, फिर भी तुम्हें उससे दूरी बनाए रखनी होगी। जब कबीर और उसका ग्रुप फिल्म देखकर नीचे आया तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट लॉबी में लगा प्रमोशनल स्टैंड हटाया जा रहा है। जब उन्होंने देवांश को मेहनत से सामान ढोते हुए साफ साफ देखा तो उन्हें और भी यकीन हो गया कि देवांश बस एक छोटा मोटा चालबाज है जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और वह केवल अपनी शारीरिक ताकत बेच सकता है। ऐसे आदमी से नीचा दिखाया जाना, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। आर्यन खुद को कोसने से नहीं रोक सका। कबीर हालांकि मुस्कुराया और बोला, आर्यन, अपनी हैसियत का ख्याल रखो। उसके जैसे आदमी पर गुस्सा होना सिर्फ तुम्हारे स्तर को गिराएगा। बिल्कुल, एक छोटा मोटा गुंडा, चाहे वह कितनी भी डींगे क्यों ना हाँक ले कि वह कितना महान है, हमारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। यश ने नफरत भरे लहजे में कहा। तान्या ने भी सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उस रात देवांश ने वाकई कुछ ज्यादा ही कर दिया था, वरना शायद वह उससे दोस्ती कर सकती थी। कितनी शर्म की बात है, अंत में वह अपने ही अहंकार से बर्बाद हो गया। सिर्फ समीरा नीचे सामान ढोते हुए देवांश को देख रही थी, ख्यालों में खोई हुई। फिल्म देखते समय वह उस रात की घटनाओं को याद कर रही थी। उसे लगा कि चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी कबीर ने बताई। आखिर उस समय बब्बन भाई का देवांश के प्रति दब्बूपन ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह कैसीनो में उसके पैसे जीतने से डर रहा हो। इसके अलावा अगर वह पहले डरता था तो अब वह क्यों नहीं डरेगा। लेकिन वह ये नहीं समझा पा रही थी कि देवांश मजदूरी क्यों कर रहा है, इसलिए उसने सिर हिलाया और ज्यादा गहराई में नहीं गई। आखिर उसकी राय में उस रात देवांश चाहे कितना भी शानदार क्यों न रहा हो, वह सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी।
फिनिक्स मॉल बेसमेंट लॉबी। सिंघानिया ग्रैंड होटल का प्रमोशनल काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सिया ने राहत की एक बड़ी सांस ली। अस्पताल से भी अच्छी खबर आई, जिसमें कहा गया कि घायल कर्मचारी को केवल हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। प्लास्टर और थोड़ा आराम काफी होगा। काफी बेहतर मूड में सिया ने देवांश को देखा, जो सामान धो रहा था, और उसे वह और भी ज्यादा भाने लगा। पिछले 3 दिनों में उसने उन सभी साहूकारों का दौरा किया था जो कर्ज वसूलने आते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी ने उसे बताया कि देवांश का कर्ज चुका दिया गया है। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसके प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के बाद वह देवांश के सारे हाई इंटरेस्ट लोन चुका पाएगी ताकि उसे छिपना न पड़े, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सारे कर्ज पहले ही चुक जाएंगे। इससे वह बेहद हैरान और खुश हुई, लेकिन साथ ही शक से भी भर गई। इतने सारे हाई इंटरेस्ट लोन, उसने वे सब कैसे चुकाए? उसने कुछ गैरकानूनी तो नहीं किया है ना? सिया को लगा कि यह बहुत मुमकिन है, इसलिए वह उस कैसीनो में गई जहां देवांश अक्सर जाता था, लेकिन कैसीनो के मालिक और पास में नूडल बेचने वाले काका शिंदे दोनों ने कहा कि उन्होंने देवांश को काफी समय से नहीं देखा है। हालांकि वह हर दिन देवांश के जुआ छोड़ने की कल्पना करती थी, लेकिन जब ये तथ्य उसके सामने रखे गए तो उसे ये सब एक साथ स्वीकार करने में मुश्किल हुई। क्या तलाक ने उसे वाकई बदल दिया? सिया खुद से यह सोचे बिना नहीं रह सकी, लेकिन जैसे ही यह विचार उठा, उसे याद आया कि उस रात क्या हुआ था। उसकी बेटी की चीखें एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठीं, ठहर गईं और गायब होने से मना कर दिया। जैसे ही उसने ये सोचा, सिया को पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई और एक खूबसूरत जिंदगी का उसका सपना एक बार फिर टूट गया। चूंकि उस रात की घटनाएं उसके जुआ छोड़ने और तलाक लेने के बाद हुई थी, इसका मतलब था कि भले ही वह बदल गया हो, फिर भी उसके पास पुरानी मुसीबतें थीं जो सुलझी नहीं थीं। नहीं, भले ही वह अब ढोंग न कर रहा हो, मुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी, वरना मैं पीहू को नुकसान पहुंचाऊंगी। सिया द्वारा मन बना लेने के बाद उसने कोई और भ्रम पालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह और उसकी बेटी एक बार फिर गहरी निराशा में गिर जाएंगे। लोगों के एक समूह को सारा सामान हटाने में लगभग 1 घंटा लग गया। सिया ने देवांश को बुलाया और ठंडे चेहरे के साथ कहा, हमारा तलाक हो चुका है। भविष्य में अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे न खोजना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि उस रात जो हुआ वह दोबारा हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देवांश ने हल्का सा सिर हिलाया, पहले की तरह खंडन या सफाई नहीं दी, बल्कि धीरे से मान गया। वह जानता था कि सिया का कोई और इरादा नहीं था, वह बस अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। इसके अलावा देवांश अब पहले जैसे वादे नहीं कर सकता था। आखिर घर में घुसपैठ और तोड़फोड़ के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं चला था और कोई नहीं जानता था कि वे दोबारा हमला करेंगे या नहीं। सिया को उम्मीद नहीं थी कि देवांश इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने राहत और थोड़ा खालीपन दोनों महसूस किया, तो उसने सिर हिलाया और फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दोनों 10 सेकंड से ज्यादा चुप रहे जब सिया को अचानक एक विचार आया और बोली, तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है तो तुम अस्थायी रूप से घायल कर्मचारी की जगह ले सकते हो। हम अब कपूर ग्रुप में मिल गए हैं और फायदे काफी अच्छे हैं। उसने सोचा कि देवांश निश्चित रूप से मान जाएगा, क्योंकि इस तरह वह उसी कंपनी में रह सकता है जिसमें वह है और उसे देखने के ज्यादा मौके मिलेंगे। क्या उसने नहीं कहा था कि उसे उम्मीद है कि वह उसे फिर से जानने का मौका देगी? हालांकि उसे हैरान करते हुए देवांश ने सिर हिला दिया। हालांकि मैं तुम्हें हर दिन देखना बहुत बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं अभी अपनी खुद की कंपनी चला रहा हूं और काफी व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैं अभी के लिए तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। देवांश मूल रूप से कहना चाहता था कि उसे पीहू के कैंसर का बेहतर इलाज करने के लिए अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाने का तरीका खोजने की जरूरत है। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो सिया तुरंत भड़क जाएगी और सोचेगी कि उसे भ्रम हो गया है। उसे मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा जा सकता है, और वह वास्तव में अब एक कंपनी चला रहा था, तो ये झूठ नहीं था। हालांकि सिया ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो। ऐसा भद्दा बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। तुम कंपनी चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? क्या तुम थोड़ी कम दीनगे नहीं हाँक सकते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश समझाने ही वाला था, लेकिन सिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। रहने दो, अपना ख्याल रखना। मैं कंपनी वापस जा रही हूँ। इतना कहकर सिया ने ठंडी सांस ली और चली गई। देवांश के दिमाग में एक खूबसूरत परछाई छोड़ गई। देवांश वहां तब तक खड़ा रहा जब तक सिया की आकृति ओझल नहीं हो गई। फिर वह चेहरे पर मुस्कान लिए मुड़ा और चल दिया। क्रांति अभी सफल नहीं हुई है, साथियों को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह एक अच्छी शुरुआत है। देवांश को बहुत खुशी महसूस हुई। 3 दिन बाद मुंबई यूनिवर्सिटी सीनियर हॉस्टल बिल्डिंग। कशिश खन्ना कुर्सी पर बैठी थी, थकी हुई लग रही थी। अपने कोमल हाथों से अपने गोरे बेदाग लंबे पैरों को धीरे से थपथपा रही थी।
कशिश, तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही हो? जल्दी बाहर जाना और देर से वापस आना। सोनिया, उसकी रूममेट, ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। कशिश ने सिर हिलाया, उसे एक फीकी मुस्कान दी और जवाब नहीं दिया। दरअसल वह पिछले कुछ दिनों से एंटीक मार्केट पुराने सामान के बाजार में भटक रही थी, बस ये देखना चाहती थी कि क्या वह उस शख्स से दोबारा मिल सकती है। दुर्भाग्य से वह जल्दी बाहर गई और देर से वापस आए और उसने लगभग पूरा एंटीक मार्केट छान मारा था, लेकिन वह उस शख्स से दोबारा नहीं मिली। वह पहले इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन उस शख्स ने न केवल उसकी जान बचाई और उसकी इज्जत महफूज रखी, बल्कि इतना बोरिंग भी था जिसने वास्तव में उसे बहुत दिलचस्प बना दिया था। ये देखकर सोनिया की दिलचस्पी तुरंत जाग गई। आखिर वह क्या चीज़ है जो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी को इतना परेशान कर सकती है कि उसे न खाना सुहा रहा है न नींद। कशिश ने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ बहुत कीमती चीज़ खो दी है और अभी तक मिली नहीं है। ये बस एक चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर खो गई तो खो गई, सोनिया ने कहा। मैंने सुना है कि उदय ग्रुप आज रात सिंघानिया ग्रैंड होटल में एक चैरिटी प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? बस अपना दिमाग साफ करने के लिए। उदय ग्रुप, इसमें शायद निमंत्रण की जरूरत होती है ना? कशिश ने कहा, उत्साह की कमी के साथ। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे लिए निमंत्रण तो बस एक फ़ोन कॉल की बात है ना? क्या तुम सचमुच जाना चाहती हो? कशिश ने पूछा। बेशक मैं जाना चाहती हूँ। ऐसे मौक़ों पर तरह तरह के सामाजिक कुलीन, गणमान्य व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे हैंडसम, जवान और अमीर लड़के जरूर इकट्ठा होंगे। तुम इतनी शरीफ हो और डेट नहीं करती, लेकिन मैं अभी भी एक अमीर पति फंसाना चाहती हूँ। कशिश ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। शंकर काका, सोनिया और मैं उदय प्रदर्शनी में जाना चाहते हैं। अध्याय 94। यांग क्या नाम था? रात घिराए और रिया कपूर ने ठीक समय पर अपनी कार नक्षत्र विला के प्रवेश द्वार पर खड़ी कर दी। फिर एक जापानी रेशमी पोशाक पहने हुए वह कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, चुपचाप देवांश के बाहर आने का इंतजार करने लगी। एक पल बाद देवांश विशाल लोहे के गेट से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। क्या हुआ? उसके हाव भाव देखकर रिया का दिल बैठ गया और उसने चिंता से पूछा। देवांश ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस साधना से जुड़ी कोई बात है। हालांकि रिया हैरान थी कि देवांश ने प्रैक्टिस के बजाय साधना क्यों कहा, लेकिन उसने सोचा कि यह काफी मिलता जुलता है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे तसल्ली दी, तुम साधना के इस क्षेत्र के उस्ताद हो, इसलिए मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं काम और आराम के बीच संतुलन बनाने के बारे में जानती हूँ। आज रात बस रिलैक्स करो और अभी के लिए साधना को एक तरफ रख दो। देवांश ने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। पिछली बार सिया को देखने के बाद अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटने की उसकी इच्छा पहले कभी इतनी प्रबल नहीं हुई थी। इसलिए नक्षत्र विला लौटने के बाद वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात साधना कर रहा था, बिना खाए पिए। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह दक्ष स्तर के 5वें चरण पर अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिससे उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया था। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह उसकी समस्या नहीं थी। आखिरकार वह अमर सम्राट स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि मौजूदा समस्या की जड़ आत्मा पकड़ने वाला व्यू में है। व्यू स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत निम्न श्रेणी की थी, जिसके कारण जब भी वह ब्रेक थ्रू अगले स्तर पर जाने की कोशिश करता, उसे हमेशा निरंतर शक्ति की कमी महसूस होती थी। नतीजतन अंतिम जोर के नाजुक पल में वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैनामेरा तेजी से सिंघानिया ग्रैंड होटल की ओर बढ़ी। दोनों विशेष लिफ्ट से सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर गए, जो 88वीं मंजिल पर स्थित थी। पूरी ऊपरी मंजिल पर केवल एक भव्य हॉल था, जिसका नाम इंद्रलोक था। इसका मतलब था कि इस हॉल में आयोजित हर दावत को इंद्रलोक की दावत कहा जा सकता है, जिससे लोगों को अमरलोक में जाने का एहसास हो। हालांकि इंद्रलोक हॉल केवल एक मंजिल का था, लेकिन इसकी छत 8.8 मीटर ऊंची थी, इसलिए इसे डुप्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया था। नीचे इंद्रलोक हॉल के अलावा दूसरी मंजिल पर समर्पित वीआईपी प्राइवेट रूम भी थे, जहां केवल प्रतिष्ठित स्थिति वाले लोगों के पास आराम करने के लिए स्वतंत्र प्राइवेट रूम हो सकते थे। हालांकि लिफ्ट केवल 88वीं मंजिल तक जाती थी। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए इंद्रलोक हॉल में सर्पिल क्रिस्टल सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता था। सिंघानिया ग्रैंड होटल ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था ताकि स्वतंत्र प्राइवेट रूम वाले रही सीढ़ियां चढ़ते समय हॉल में मौजूद सभी लोगों की ईर्ष्यापूर्ण या जलन भरी नजरों का आनंद ले सकें। आखिरकार वे पहले से ही आम लोगों की ईर्ष्यापूर्ण नजरों के आदी थे, लेकिन सामाजिक कुलीनों की ईर्ष्यापूर्ण या जलन भरी नजरों को देखकर उनका अहंकार बहुत संतुष्ट होता था। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद इंद्रलोक हॉल में प्रवेश करने से पहले एक निमंत्रण पत्र सत्यापित करने की आवश्यकता थी।
अन्यथा भले ही आप मुंबई के गवर्नर हों, ये काम नहीं करेगा। अगर उन्होंने कहा नो एंट्री तो नो एंट्री। हालांकि जब रिया कपूर प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसने केवल अपना नाम बताया और निमंत्रण पत्रों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें तुरंत जाने दिया। जब वे देवांश के निमंत्रण पत्र की जांच करने वाले थे तो रिया ने केवल इतना कहा, वह मेरे साथ है, और उसे सत्यापन की आवश्यकता के बिना सीधे अंदर आमंत्रित किया गया। हॉल में प्रवेश करने पर यहाँ तक कि देवांश भी इंद्रलोक हॉल की भव्यता से दंग रह गया। पूरा हॉल 1000 वर्ग मीटर से अधिक में फैला हुआ था और चारों ओर की दीवारें लगभग पूरी तरह से उच्च शक्ति वाले बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ कांच से बनी थीं। चाहे आप हॉल में कहीं भी खड़े हों, आप पूरे मुंबई शहर को देख सकते थे। और जैसे ही रात हुई, आकाश में अनगिनत तारों के साथ हॉल में खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे तारों भरे आकाश में तैर रहे हों, असंख्य तारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ रहे हों। इस तरह का झटका किसी भी आम आदमी के लिए जो पहली बार इंद्रलोक हॉल में प्रवेश कर रहा हो, उन्हें लंबे समय तक सन कर देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सिंघानिया ग्रैंड होटल को मुंबई का सबसे अच्छा होटल कहा जाता था। एक वजह थी कि कपूर परिवार का 5 स्टार होटल भी इसके आगे फीका था। हालांकि देवांश केवल एक पल के लिए रुका और फिर जल्दी ही अपने सामान्य भाव में लौट आया। साधना की दुनिया में जिस सबसे छोटी अमर गुफा में वह रहा था, वह इससे कहीं अधिक विस्मयकारी थी। वह भी इसलिए प्रभावित हुआ था क्योंकि उसने इस दुनिया में ऐसी इमारत नहीं देखी थी, इसलिए वह बस थोड़ा हैरान था। रिया देवांश की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रही थी। उसे केवल क्षण भर के लिए सन और फिर संयमित होते देख वह मन ही मन आह भरने से नहीं रोक सकी। इस आदमी का हौसला वाकई बहुत बुलंद है, यहाँ तक कि यह इंद्रलोक हॉल भी उसे डिगा नहीं सकता। वे थोड़ा अंदर चले ही थे कि लोगों का एक समूह मुस्कुराते हुए और शराब के गिलास हाथ में लिए उनकी ओर बढ़ा। ये देखकर रिया ने तुरंत देवांश को समझाया, ये सभी बड़े बॉस हैं जो हमारे साथ डिवाइन वाटर प्रोजेक्ट पर सहयोग करने में रुचि रखते हैं। क्या तुम उनसे बात करना चाहते हो? देवांश ने सीधे सिर हिलाया, ये तुम पर छोड़ता हूँ, तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो। तो तुम? देवांश ने हॉल से कुछ ही दूरी पर बुफे टेबल की ओर इशारा किया। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। इतना कहकर देवांश अपने आप चला गया। रिया को उसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया। रिया के पास आने वाले उन बड़े मालिकों ने भी अपना ध्यान पूरी तरह से रिया पर केंद्रित कर रखा था। जहां तक उसके बगल में देवांश की बात थी, उन्होंने शुरू से ही मान लिया था कि वह केवल एक स्टाफ मेंबर है जो रिया को अंदर ला रहा है। रिया ने देवांश की दूर जाती पीठ को देखा, अपने पैर हल्के से पटकने से नहीं रोक सकी और मजाक में झिड़की दी, तुम एक लापरवाह मैनेजर होना इतना आसान बना देते हो। बोलने के बाद उसने अपने हाव भाव बदल लिए और उन चापलूसी करने वाले मालिकों के समूह की ओर शान और नजाकत से बढ़ी। देवांश ने एक खाली कोना ढूंढा, एक प्लेट उठाई और खाने पर टूट पड़ा। बुफे टेबल पर खाने की बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में खा रहे थे। आखिरकार वे वहां अपना नेटवर्क बढ़ाने और बिजनेस पर चर्चा करने के लिए थे। बुफे में खाने का समय किसके पास था? इसलिए जब देवांश टेबल पर बैठकर तूफान की तरह खाने लगा तो उसने जल्दी ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। ये देहाती कहाँ से आया? ये पुनर्जन्म लिए हुए भूखे भूत जैसा क्यों लग रहा है? ऐसे कपड़े पहनकर प्रदर्शनी में आया है, शायद चुपके से घुस आया है ना? यहाँ इंद्रलोक हॉल में सुरक्षा को क्या हो गया है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता है? कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा कैसे अंदर आ सकता है? वे लोग गिलास टकराते हुए देवांश को बेहद हिकारत से देख रहे थे, अपने दिलों में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वे सभी मंजे हुए खिलाड़ी थे और स्वाभाविक रूप से इन विचारों को जुबान पर नहीं लाते थे। आखिरकार समय अब अलग था। कुछ इस लोग शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने का नाटक करने के लिए सस्ते कपड़े पहनना पसंद करते थे। अगर कोई सावधान नहीं रहा तो वह लोहे की दीवार से टकरा सकता है, इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सुरक्षित रहा जाए। देवांश, ये सचमुच तुम हो? एक सुरीली आवाज अचानक देवांश के कान में गूंजी, खुशी से भरी हुई। देवांश ने तिरछी नजर से देखा और महसूस किया कि शुद्ध सफेद चुस्त लंबी ड्रेस में वह महिला कुछ जानी पहचानी लग रही थी, या यूं कहें उसके खुले हुए गोरे लंबे पैर कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। यांग क्या नाम था? देवांश का मुंह अभी भी स्टेक से भरा था, जिससे उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे। बेवकूफ, कशिश खन्ना ने धीरे से कोसा, फिर दांत पीसते हुए बोली, कशिश खन्ना, तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं रहा और मैं हर दिन। इस बिंदु पर कशिश रुक गई, आगे कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ओह कशिश, मुझे इस बार याद रहेगा। देवांश ने बेरुखी से जवाब दिया, जिससे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उसे वास्तव में याद रहेगा। और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन से निपटना जारी रखा, जैसे कि कशिश हवा हो। ये दृश्य दूसरों की नजरों में आ गया और तुरंत किसी ने बाद के विचार की तरह मन ही मन सोचा, देखो, मैंने कहा था न कि कुछ लोग शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पसंद करते हैं।
अच्छा हुआ मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैं लगभग खुद को बेवकूफ़ बना बैठा था। लेकिन सच कहूँ तो वह लड़की बहुत ही खूबसूरत है और वह बेवकूफ़ बस खाने पर ध्यान दे रहा है। तुम। कशिश देवांश के ठंडे रवैये पर उबल रही थी, लेकिन उसके पास गुस्सा होने का कोई कारण नहीं था। इसलिए पैर पटकते हुए उसने पूछा, तुम पिछले कुछ दिनों से एंटीक मार्केट क्यों नहीं आए? देवांश अपने खाने का आनंद ले रहा था और रुकावट से नाराज था, इसलिए उसने ठंडेपन से कहा, डर था कि कहीं तुम फिर से न मिल जाओ। सिंघानिया ग्रैंड होटल के इंद्रलोक हॉल में न केवल बुफे था, बल्कि कुछ ही दूरी पर एक विशाल बार भी था, जिसमें विभिन्न महंगी वाइन और ड्रिंक्स का स्टॉक था, जो सभी मुफ्त में उपलब्ध थे। देवांश को नशीले पेय पदार्थों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। लेकिन बार के एक बूथ में कई नज़रें एक साथ देवांश पर टिकी थीं। ये वास्तव में वही छोटा धोखेबाज है। वह अंदर कैसे घुस आया? आर्यन मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कहा। छी, उसके यहाँ होने से इस इंद्रलोक दावत का स्तर गिर गया है। कबीर भाई, क्या यहाँ आने के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? वह अंदर कैसे आ सकता है? तान्या ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। कबीर ने ये सुना, उपहास किया और पलटवार किया, क्या तुम भूल गए कि उस दिन हम फिनिक्स मॉल में किसका प्रचार कर रहे थे? सबने एक पल के लिए ध्यान से सोचा और तान्या अचानक चिल्लाई, ये सिंघानिया ग्रैंड होटल के लिए था। कबीर ने सिर हिलाया। जाहिर है उसने इंद्रलोक हॉल के लिए चीजें ले जाने के मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसपैठ की होगी और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो मुफ्त का खाना खाने लगा। हम टोपी पहना बंदर, क्या उसे लगता है कि वह इस तरह हाई सोसाइटी में घुल मिल सकता है? हास्यास्पद। कबीर भाई, क्या हमें जाकर उसका पर्दाफाश करना चाहिए? आर्यन उस समय खोई हुई अपनी इज्जत वापस पाने के लिए उतावला था। हालांकि कबीर ने सिर हिलाया और कहा, हमें जरूरत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि उसके बगल में खड़ी वह औरत कौन है? सब ने उधर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह महिला वास्तव में बेहद हसीन थी। यहाँ तक कि तान्या और समीरा जैसी घमंडी लड़कियों को भी अपने दिल की गहराई से हीनता का एहसास हुआ। आर्यन और यश का तो जिक्र ही क्या, उनकी आंखें पहले ही फटी की फटी रह गई थीं। अगर समीरा और तान्या वहां न होती तो वे पहले ही बातचीत करने के लिए जा चुके होते। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि वह महिला इतनी हसीन थी और अब वह उस आवारा देवांश के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, उनका गुस्सा और भी भड़क उठा। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला कौन थी। कशिश खन्ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के इतिहास की निर्विवाद सबसे खूबसूरत लड़की, कैंपस ब्यूटी। कबीर की आंखों में भी चमक आ गई, लेकिन अफसोस, यह महिला कोई ऐसी नहीं थी जिसे वह छू सके। उसके चाहने वाले अनगिनत हैं, लेकिन उन सभी को एक व्यक्ति ने रोक रखा है, उन्हें कशिश से 3 गज दूर रखते हुए। कौन है वह इतना दबंग? मुंबई गैरिसन कमांडर का पोता रणवीर गिल। इस बूथ में मौजूद हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वे सभी खुद को बहुत कुछ समझते थे, लेकिन वे किसी और से बेहतर जानते थे कि उनका मौजूदा स्तर रणवीर गिल से कम 2 दर्जे नीचे था। अब देखने लायक तमाशा होगा। आर्यन का चेहरा विकृत हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एक समस्या का एहसास हुआ। 1 मिनट रुको, क्या रणवीर गिल आ गया है? कबीर ने गर्व से कहा, मैंने उसे अभी एक मैसेज भेजा है, वह अब तक यहाँ होना चाहिए। देवांश, क्या तुम उधार के चाकू से मारने की मेरी रणनीति से संतुष्ट हो? अध्याय 95। 1 मिनट के अंदर मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा। इंद्रलोक हॉल के एक और कोने में सोनिया अच्छे कपड़े पहने, सज्जन और सुंदर दूसरी पीढ़ी के रईसजादों के एक समूह के साथ बड़े उत्साह से बातचीत कर रही थी। हालांकि वे अभी भी केवल विश्वविद्यालय के छात्र थे, लेकिन इस समूह को कम आंकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार उनके पिता या दादा मुंबई के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, वित्त, शिक्षा, न्यायपालिका, नागरिक मामले और प्रांतीय सरकार के कार्यालय में महत्वपूर्ण पदों पर थे। नतीजतन जब वे बातचीत कर रहे थे तो किसी ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वे अनजाने में उन्हें नाराज न कर दें। तभी उनमें से किसी ने अचानक सोनिया से पूछा, सीनियर दीदी सोनिया, क्या आपने कभी सीनियर दीदी कशिश को गुस्सा होने पर पैर पटकते और मुंह फुलाते देखा है? तुम क्या सोच रहे हो? कशिश इतनी अलग थलग और ठंडी इंसान है, वह एक छोटी बच्ची की तरह कैसे व्यवहार कर सकती है? सोनिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, अविश्वास जताते हुए। तो उस व्यक्ति ने बुफे क्षेत्र की ओर इशारा किया और हैरान चेहरे के साथ पूछा, तो फिर वह क्या चल रहा है? सबने उस दिशा में देखा, केवल कशिश को एक सामान्य दिखने वाले आदमी के बगल में खड़ा देखा, गुस्से में पैर पटकते और मुंह फुलाते हुए। उसका चेहरा शिकायतों से भरा था। उसके सामान्य अलग थलग और ठंडे व्यवहार का कोई संकेत कहाँ था? इस पर न केवल युवा रईसजादे सन रह गए, बल्कि सोनिया भी हक्की बक्की रह गई। वह लगभग 4 साल से कशिश की रूममेट थी और उसने किसी भी आदमी के सामने उसे ऐसा रवैया दिखाते हुए कभी नहीं देखा था। सीनियर दीदी सोनिया, क्या आपने नहीं कहा था कि सीनियर दीदी कशिश अभी भी सिंगल हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उनका बॉयफ्रेंड है? किसी ने पूछा। सीनियर दीदी कशिश के हाव भाव देखकर ये वास्तव में वैसा ही लगता है।
अगर 10 में से 9 नहीं तो कम से कम 8 या 9 तो पक्का। जोड़ 1। बाकी रईस जादों ने भी सुर में सुर मिलाया। सोनिया उलझन में थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ एक ही डॉर्म में रहती हूँ, मुझे कैसे पता नहीं होगा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। 1 मिनट रुको, मैं जाकर पूछती हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे ही सोनिया बोली, उसने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और बुफे क्षेत्र की ओर चल दी। सोनिया के जाने के बाद उनमें से किसी ने सबसे पहले पूछा, उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? हमने उसे पहले क्यों नहीं देखा? वह किसका बेटा है? सब ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हम इसी शकल में बड़े हुए हैं और हम भी उसे नहीं जानते। क्या वह कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है? ये बहुत मुमकिन है। उसके पहने हुए कपड़े देखो, वे साफ तौर पर किसी सड़क के किनारे की दुकान के हैं। ये कुछ साबित नहीं करता। डिप्टी सीएम चौहान के परिवार का वह शख्स भी शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने का नाटक करने और हर जगह जूनियर लड़कियों को फंसाने के लिए सस्ते कपड़े पहनना पसंद करता है ना? लेकिन हम में से कोई भी उसे नहीं जानता, जिससे पता चलता है कि वह बहुत संभव है कि कोई बाहरी व्यक्ति है। तो वह अंदर कैसे आया? सब ने एक दूसरे को देखा और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर किसी ने अचानक हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर रणवीर गिल ने यह नज़ारा देख लिया तो क्या उसे इतना गुस्सा आएगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे? मुझे नहीं पता कि उसके फेफड़े फटेंगे या नहीं, लेकिन उस लड़के की हड्डियां जरूर कई बार टूटेंगी। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, यह शायद उससे कहीं ज्यादा होगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि डिप्टी सीएम चौहान के परिवार के उस शख्स के साथ क्या हुआ था? किसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों पर सबके चेहरों पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। साफ तौर पर वे उस याद से अभी भी डर महसूस कर रहे थे। सीनियर भाइयों, मैं इस साल ही मुंबई यूनिवर्सिटी आया हूँ। डिप्टी सीएम चौहान के परिवार के उस शख्स के साथ क्या मामला है जिसका आपने जिक्र किया? चश्मा पहने हुए एक अपेक्षाकृत छोटे दिखने वाले छात्र ने पूछा। ये सुनकर सबने माथे पर शिकन डाली, लेकिन ये देखकर कि यह पुणे कमिश्नर का बेटा पूछ रहा है, उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया। जूनियर भाई राहुल, क्या मैंने अभी नहीं कहा? डिप्टी सीएम चौहान के परिवार का वह शख्स शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने का नाटक करने के लिए सस्ते कपड़े पहनना पसंद करता था और फिर किसी तरह वह सीनियर दीदी कशिश से टकरा गया। उसने उन्हें केवल फूलों का एक गुलदस्ता दिया था, लेकिन उसे रणवीर गिल ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। वह 2 साल से अस्पताल से बाहर है और अभी भी व्हीलचेयर पर है। किसी को इस तरह पीटना, और वह डिप्टी सीएम का बेटा है। क्या उस रणवीर गिल को जेल में नहीं सड़ना चाहिए? ये सुनकर सबने सिर हिलाया और फीका सा मुस्कुराए। न केवल वह ठीक था, बल्कि खुद डिप्टी सीएम चौहान व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए और पूछा कि क्या रणवीर गिल के हाथ में चोट लगी है और इलाज का खर्च देने की पेशकश की। इस घटना ने उस समय मुंबई में भारी हंगामा मचाया था और सकल में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। उद्धरण चिन्ह ... ये रणवीर, इसका बैकग्राउंड क्या है? जूनियर भाई राहुल को एहसास हुआ और उसने जल्दी से पूछा। मुंबई गैरिसन एरिया छावनी क्षेत्र के कमांडर जनरल बलबीर गिल उसके दादा हैं। जूनियर भाई राहुल ने यह सुनकर माथे पर शिकन डाली। ये पहचान वास्तव में एक डिप्टी सीएम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे एक डिप्टी सीएम को इतना डरा हुआ नहीं बनाना चाहिए, है ना? उस व्यक्ति ने हंसा। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो बेशक नहीं, लेकिन क्या हो अगर रणवीर गिल ने 12 साल की उम्र में रेगुलर आर्मी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी, 15 साल की उम्र में गैरिसन एरिया मिलिट्री प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, 18 साल की उम्र में पहले स्थान के साथ महाराष्ट्र फोर्स 1 की ट्रेनिंग क्लास में भर्ती हुआ, दर्जनों विशेष अभियानों में भाग लिया और अब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले ही वह पहले से ही 1 बार 2 स्टार मिलिट्री रैंक के लिए तय है। क्या तुम्हें लगता है कि एक डिप्टी सीएम डरेगा? जूनियर भाई राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या वह एक जीता जागता युद्ध देवता नहीं है? उसकी तरक्की की रफ्तार से ये केवल समय की बात है कि वह अपने कंधे पर जनरल का स्टार लगाएगा, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि डिप्टी सीएम चौहान खुद माफी मांगने आए। इस बारे में बोलते हुए जूनियर भाई राहुल को अचानक एक एहसास हुआ और बोला, तो अगर उसे पता चला कि वह लड़का सीनियर दीदी कशिश के इतना करीब है, तो क्या वह लड़का? उसने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी जगह जवाब दिया, कम से कम कोमा में तो जाएगा ही। देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। किसी ने अपनी ठुड्डी से इंद्रलोक हॉल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। ये देखकर कोई अपना सिर हिलाने और कहने से नहीं रोक सका, वह इस बदकिस्मती का हकदार है। हम अंदरूनी लोग भी सीनियर दीदी कशिश को उकसाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वह लड़का बेवकूफ़ी से उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वह नहीं मरेगा तो कौन मरेगा? बाकी रईसजादों ने भी तमाशा देखने के भाव दिखाए। ये स्पष्ट नहीं था कि यह संयोग था या कबीर ने वास्तव में सही समय चुना था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक व्यक्ति इंद्रलोक हॉल के प्रवेश द्वार से अंदर आया और वह रणवीर गिल था, सफेद कैजुअल कपड़ों में। वह मजबूत कदकाठी का था, तांबे जैसे रंग का, और उससे एक खूंखार आभा निकल रही थी।
ये वह खौफ था जिसे केवल युद्ध के मैदान में ही निखारा जा सकता था, जो आम लोगों से बिल्कुल अलग था। आर्यन ने ये देखा और तुरंत उपहास किया, रणवीर गिल के गर्म मिजाज के साथ, देवांश की कम से कम खाल उधर जाएगी अगर इस बार मरा नहीं तो। कबीर और अन्य लोगों के चेहरों पर दूसरों के दुख से मिलने वाली खुशी साफ दिख रही थी। केवल समीरा की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। उसे लग रहा था कि देवांश वापसी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने बार में किया था। बेशक यह उम्मीद बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि इस बार बाजी पलटने के लिए देवांश किस पर भरोसा कर सकता है। बब्बन भाई पर भरोसा। बब्बन भाई के पास इस प्रदर्शनी में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी, तो वह देवांश का समर्थन कैसे कर सकता था। इसके अलावा भले ही वह आता रणवीर गिल के सामने, इस भगवान के लाडले के सामने झुकने और चापलूसी करने के अलावा समीरा वास्तव में कुछ और नहीं सोच सकती थी जो वह कर सकता था। देवांश, क्या तुम अभी भी वापसी कर सकते हो और इस बार कोई चमत्कार कर सकते हो? कशिश देवांश के उस वाक्य "मुझे डर है कि कहीं तुम फिर से न मिल जाओ" से इतनी परेशान थी कि वह रोने की कगार पर थी। यहाँ तक कि उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। क्या वह वास्तव में इतनी असहनीय थी, इस हद तक कि वह हर कीमत पर उससे बचना चाहता था? जैसे ही कशिश समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, उसकी रूममेट सोनिया उसे एक तरफ खींच ले गई और फुसफुसाई, "कशिश, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? क्या तुम्हें याद है कि जब मैं कुछ दिन पहले वापस आई थी तो मैं कितनी बिखरी हुई थी? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं गिर गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे कई लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया था जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसने मुझे बचाया", कशिश ने संक्षेप में कहा। सोनिया एक समझदार इंसान थी और तुरंत मामले की जड़ को समझ गई, इसलिए उसने पूछा, "तो तुम पिछले कुछ दिनों से उसकी वजह से इतनी परेशान हो?" कशिश ने सिर हिलाया, उसके खूबसूरत गालों पर लाली आ गई। "मैं हमेशा अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसे खाने पर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे यहाँ मिलूंगी।" ये सुनकर सोनिया को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें फैल गईं। "एक मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। क्या वह ये लड़का है? वह मेरा रक्षक है, क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है?" उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सोनिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी उसने चेतावनी देते हुए फुसफुसाया, "तुम्हें बिल्कुल भी रणवीर को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना..." इस बिंदु पर सोनिया अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि वह इंद्रलोक हॉल के प्रवेश द्वार को घूर रही थी। फिर उसका चेहरा दहशत से भर गया। "खत्म, अब हम इसे छिपा नहीं सकते।" कशिश ने उसकी नज़र का पीछा किया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। "मैंने विशेष रूप से शंकर काका से पूछा था और पता चला था कि वह नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आई थी। वह अचानक यहाँ कैसे आ सकता है?" इससे पहले कि सोनिया जवाब दे पाती, कशिश अपनी छवि की परवाह किए बिना देवांश के पास भागी और सीधे उसे खींचने की कोशिश की। "देवांश, जल्दी करो और जाओ, यहाँ बहुत खतरा है।" हालांकि देवांश टस से मज नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसे घूरने के लिए मुड़ा। "क्या? अगर प्यार से काम नहीं चलता तो तुम जबरदस्ती करोगी? मुझे जल्दी छोड़ो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। ये किस तरह की सभ्यता है खींचतान करने की? मेरी मासूमियत को खराब मत करो।" उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कशिश देवांश की बातों से पूरी तरह घबरा गई थी। कितने लोगों ने उसका हाथ पकड़ने के लिए भीख मांगी और उसने नहीं माना, लेकिन वह दूसरी ओर वास्तव में घृणास्पद लग रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने, एक लड़की ने, कुछ नहीं कहा, फिर भी उसे डर था कि वह उसकी मासूमियत खराब कर देगी। एक पल के लिए कशिश समझ नहीं पा रही थी कि उसे छोड़ना है या नहीं, इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रोने वाली थी। और रणवीर, जैसे ही उसने इंद्रलोक हॉल में प्रवेश किया, अनगिनत नजरों को आकर्षित किया, जिनमें से अधिकांश तमाशा देखने का इंतजार कर रही थीं, और एक छोटा हिस्सा कुछ ऐसी सोशलाइट्स थी जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थीं। उन्होंने बस एक नज़र डाली और अपने दिल की धड़कन तेज होने से नहीं रोक सकी। काश वे अभी दौड़कर रणवीर पर झपट सकती, लेकिन रणवीर, जैसे कि आसपास कोई और न हो, सीधे बुफे क्षेत्र की ओर चला और फिर कशिश के कोमल हाथों को देखा, जिन्हें पकड़ने का वह सपना देखता था, जो इस समय एक अजनबी की बाह पर थे। एक नामहीन गुस्से की लहर तुरंत रणवीर के पूरे शरीर में दौड़ गई। वह तेजी से देवांश के सामने चला और अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए ठंडे स्वर में कहा, "चाहे तुम कोई भी हो, 1 मिनट के अंदर मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना।" अध्याय 96। मैं, कशिश खन्ना, इसे ले जा रही हूँ। कौन रोक सकता है मुझे? देवांश बस शांति से खाना चाहता था, लेकिन पहले कशिश खन्ना थी और अब ये कोई अजनबी जो बिना रुके बकबक किए जा रहा था, उसका शोर कान फाड़ देने वाला था। वह कशिश पर गुस्सा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि कशिश बुरे दिल की नहीं है, इसलिए नहीं कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वरना अगर कोई और अजीब औरत होती तो क्या उसकी हिम्मत भी होती कोशिश करने की? उसने बहुत पहले ही उसे धक्के मारकर भगा दिया होता।
लेकिन रणवीर गिल अलग था। देवांश उसे बिल्कुल नहीं जानता था और उसे मारना भी एक चींटी को मसलने से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ देवांश का बर्ताव कशिश जैसा नहीं था। देवांश ने अपना चम्मच एक तरफ रखा, टिश्यू से अपना मुंह पोंछा, फिर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए रणवीर गिल की ओर देखा और पूछा, अगर मैं न मानूं तो? मैंने जंग के मैदान में इतने लोग मारे हैं जितने तूने अपनी पूरी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। तुझे लगता है कि तुझे मुझे न कहने का हक है? रणवीर गिल ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। उसका चेहरा अहंकार से भरा था। रणवीर गिल के घमंडी और बिगड़ेल रूप को देखकर देवांश मुस्कुरा दिया। अगर जंग के मैदान में कुछ लोगों को मारना किसी को इतना घमंडी बना सकता है, तो देवांश, जिसने अपनी उंगलियों के एक इशारे से साधना की दुनिया में हजारों तारामंडल तबाह कर दिए थे, क्या उसे सीधे स्वर्ग में नहीं उड़ जाना चाहिए? देवांश ने सिर हिलाया। वह आखिर कुएं का मेढक ही था जो अपनी आंखों के सामने की रोशनी की नन्ही सी किरण को ही पूरा आसमान समझ बैठा था। इसलिए देवांश ने हिकारत से कहा, 1 मिनट हो चुका है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तू मौत को दावत दे रहा है। रणवीर गिल दहाड़ा, मेज से खाने की प्लेट उठाए और उसे देवांश पर दे मारने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह हमला कर पाता, कशिश खन्ना ने उसका रास्ता रोक दिया। वह देवांश के सामने खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, रणवीर गिल, यहाँ तमाशा करने से पहले सोच समझ लेना। सिंघानिया ग्रैंड होटल अब सिंघानिया परिवार का नहीं रहा। ये सुनकर रणवीर गिल के चेहरे के भाव जम गए और फिर उसने बेमन से प्लेट नीचे रख दी। हॉल में मौजूद हर कोई उसके इस कदम से बहुत निराश हुआ। उन्हें एक अच्छे तमशे की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रणवीर गिल पीछे हट जाएगा। लेकिन फिर भी वहां मौजूद एक भी व्यक्ति ने उसे डरपोक नहीं समझा। इसके बजाय उन्हें लगा कि वह बड़ी तस्वीर को समझता है और जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। आखिरकार सिंघानिया ग्रैंड होटल के मौजूदा मालिक कपूर परिवार के सदस्य थे और कपूर परिवार का रुतबा, जब से उन्होंने पूरी तरह से सिंघानिया परिवार को निगल लिया था, पूरे मुंबई का असली शासक बन गया था। उसकी तो बात ही छोड़िए, एक गैरीसन क्षेत्र के कमांडर का पोता, यहाँ तक कि खुद कमांडर गिल को भी कपूर परिवार के सदस्यों से मिलते समय विनम्र रहना पड़ता था। कपूर परिवार के इलाके में हंगामा करना, खासकर ऐसे स्थान पर जहाँ शहर के सारे नामचीन लोग इकट्ठा हों, रणवीर गिल को वास्तव में अंजाम तौलना ही था। बच्चू, अपनी किस्मत को दुआ दे, वरना तू अब तक कचरा बन चुका होता, रणवीर गिल ने कहा। देवांश को घूरते हुए उसकी आवाज में जहर था। देवांश ने ताना मारा, तुम्हें भी कशिश खन्ना का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम अब तक लाश बन चुके होते। देवांश के शब्द झूठे नहीं थे। अगर कशिश ने उसे नहीं रोका होता, तो जिस पल रणवीर गिल ने देवांश पर हाथ उठाने की कोशिश की होती, वह उसी पल मर चुका होता। एक महान महायोगी सम्राट जिसने 1 लाख साल तक साधना की हो, उसके लिए एक शोर मचाने वाले को यूं ही मार देना पूरी तरह से जायज है ना? लेकिन रणवीर गिल ने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया, बस ये सोचा कि वह सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। इसलिए उसने देवांश को ऊपर से नीचे तक देखने का नाटक किया, फिर कहा, यह एक एडवांस बैंक्वेट हॉल है और यहाँ आने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता होती है। तुम अंदर कैसे आए? क्या ये तुमसे मतलब रखता है? देवांश ने पलटवार किया। रणवीर गिल ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या बात है, घबरा रहे हो? पोल खुलने का डर है। कशिश खन्ना को भी इस समय इस बात का एहसास हुआ, इसलिए उसने मेजबान उदय ग्रुप का नाम लिया और कहा, रणवीर गिल, यह उदय ग्रुप की प्रदर्शनी है। उन्हें निमंत्रण भेजने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है ना? सरल, सीधा और तर्कपूर्ण। देवांश का सामना करते समय की तुलना में वह पूरी तरह से अलग इंसान लग रही थी। तुम्हें मुझ पर दबाव डालने के लिए उदय ग्रुप का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। रणवीर गिल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। फिर वह प्रवेश द्वार की ओर चिल्लाया, सिक्योरिटी, मुझे पूरा शक है कि यह व्यक्ति चोरी छिपे अंदर आया है। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत इसका निमंत्रण पत्र चेक करें। इंद्रलोक हॉल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से नहीं आए। इसके बजाय सिंघानिया ग्रैंड होटल की नई नियुक्त डिप्टी मैनेजर वंदना सावंत आ गईं। जब से वंदना सावंत ने सिंघानिया ग्रैंड होटल के डिप्टी मैनेजर का पद संभाला है, उसका सबसे महत्वपूर्ण दैनिक कार्य मुंबई के विभिन्न सामाजिक दिग्गजों को उचित स्थान पर बिठाना रहा है, ताकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जिसे वह पहचानती न हो या जिसका नाम न जानती हो, जो उसके काम में गलती मानी जाएगी। पिछले 1 हफ्ते में वह मुंबई की अधिकांश प्रमुख हस्तियों से परिचित हो चुकी थी। इसके अलावा सब पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से ये सभी निमंत्रण पत्र पहुंचाए थे, जिसका उद्देश्य एक ऐसा संबंध स्थापित करना था जो उसके भविष्य के काम को आसान बनाए। इसलिए प्रवेश करते ही उसने तुरंत रणवीर गिल की पहचान कर ली। फिर विनम्रता से मुस्कुराए और पूछा, यंग मास्टर गिल, आपको किस बात ने इतना गुस्सा दिला दिया? मुझे शक है कि किसी ने इंद्रलोक हॉल में घुसपैठ की है, जो यहाँ मौजूद संभ्रांत लोगों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से आया है, रणवीर गिल ने कहा। देवांश को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए उसके शब्द स्पष्ट और जोरदार थे।
यंग मास्टर गिल, आपको बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। वंदना सावंत ने अपनी बाहें सिकुड़ी। इंद्रलोक हॉल लगभग पूरी तरह से निमंत्रण द्वारा ही प्रवेश देता है और यह प्रदर्शनी कोई अपवाद नहीं है। बिना निमंत्रण या विशेष अतिथि हुए हम किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इंद्रलोक हॉल में बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे। कृपया इस बिंदु पर सिंघानिया ग्रैंड होटल की सुरक्षा क्षमताओं पर भरोसा करें, यंग मास्टर गिल। तो फिर तुम इसे कैसे समझाओगी? रणवीर गिल ने देवांश की ओर इशारा किया। उसका चेहरा जीत के भाव से भरा था। वंदना सावंत ने तब अपना सिर घुमाया। वह पहले कशिश खन्ना की सुंदरता से आकर्षित हुई, खासकर उसके सीधे सुडौल पैरों से, जिसे देखकर वह एक औरत होकर भी खुद को कुछ एक्स्ट्रा नजरें डालने से रोक नहीं पाए। फिर उसने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखा। देवांश, सिया का नकारा पति, वह यहाँ क्यों था? भले ही वह लोगों को ठगने के लिए अंदर घुस आया हो, कम से कम उसे कुछ ढंग के कपड़े तो पहनने चाहिए थे, है ना? वह बाजार के सस्ते कपड़ों में क्यों आया था? एक पल के लिए वंदना सावंत के दिमाग में कई तरह के विचार कौंध गए। जिस वजह से वह देवांश को जानती थी, वह तब की बात है जब वह दृष्टि मीडिया के डिजाइन विभाग की डायरेक्टर थी। देवांश ने जुए में अपने सारे पैसे गंवा दिए थे और ऑफिस में तमाशा खड़ा कर दिया था। सिया को पैसे देने के लिए मजबूर किया और धमकी दी कि अगर उसने नहीं दिए तो वह वहीं बैठा रहेगा। उस समय सिया के पास पैसे नहीं थे और वह बस दबाव में रो रही थी। वह वंदना ही थी जिसने अंततः देवांश को उसे भगाने के लिए 2000 रुपये दिए थे। ये वही घटना थी जिसने सहकर्मियों को यह एहसास दिलाया कि सिया का पति कितना गिरा हुआ है। और तभी वंदना सावंत के मन में देवांश के लिए एक गहरी छाप बन गई थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह देवांश से इस तरह मिलेगी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि हालांकि देवांश ने अब साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका पूरा व्यवहार और तेवर पहले से बिल्कुल अलग था। खासकर उसकी आंखें, जो इतनी गहरी लग रही थीं जैसे उनमें अनगिनत तारे समाये हों। इसने वंदना सावंत को पहली नज़र में ही महसूस कराया कि देवांश एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई कहानी है। लेकिन अब ये सोचने का समय बिल्कुल नहीं था कि उसके पास कोई कहानी है या नहीं, वरना ये जल्द ही एक दुर्घटना बन जाएगी। इसलिए वह देवांश के पास गई और धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम जल्दी से चले क्यों नहीं जाते? देवांश ने भी वंदना सावंत को पहचान लिया और उसे याद आया कि उसने तब उसे 2000 रुपये उधार दिए थे। इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ एक बेहतरीन ज़ैड प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? वंदना सावंत ने धीरे से पूछा, डरते हुए कि कहीं दूसरे उसका पक्षपात न देख लें। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रणवीर गिल की ओर इशारा किया और कहा, चूंकि वह मुझे चेक करना चाहता है तो उसके बारे में क्या उसके पास निमंत्रण पत्र है? हा। इन शब्दों पर रणवीर गिल जोर से हंसा। मेरे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन बच्चू, क्या तुझे लगता है कि मुझे, रणवीर गिल को, निमंत्रण की जरूरत है? बस रणवीर गिल, इन 3 शब्दों के साथ, बता, इस विशाल मुंबई में मैं कहाँ नहीं जा सकता? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भी हिकारत से हंस पड़े। बार बूथ में आर्यन मल्होत्रा ने उत्साह से कहा, वह बदमाश घबरा गया है। वह वास्तव में खुद की तुलना रणवीर गिल से करने की हिम्मत कर रहा है। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह तुलना भी कर सकता है? समीरा भी इस समय निराश दिख रही थी। उम्मीद की जो आखिरी किरण उसने पहले पकड़ रखी थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। दूसरी पीढ़ी के वारिसों ने अपने सिर हिलाए और कहा, आखिरकार उसकी सोच उथली है। उसे लगता है कि ये दुनिया निष्पक्षता से भरी है। लेकिन रणवीर गिल तुमसे ऊंचा पैदा हुआ था, तो तुम्हें खुद की तुलना उससे करने का क्या अधिकार है? बोरिंग। मुझे लगा था कि वह रणवीर गिल के साथ कुछ राउंड मुकाबला कर पाएगा, लेकिन मुंह खोलते ही उसने अपना डर दिखा दिया। देवांश ने वंदना सावंत की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा है? हालांकि वंदना सावंत को दया आ रही थी, देवांश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने से डरते हुए, फिर भी उसने सच सच जवाब दिया, ये वास्तव में ऐसा ही है। यंग मास्टर गिल का एक विशेष दर्जा है और उन्हें प्रवेश करने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बच्चू, सुना तूने? रणवीर गिल ने शान से कहा, अगर सुन लिया तो जल्दी से सबको अपना निमंत्रण दिखा। देवांश ने सिर हिलाया, मेरे पास सच में निमंत्रण नहीं है। हा, आखिरकार मान ही लिया, है ना? सबने साफ सुना, इस आदमी के पास निमंत्रण नहीं है। रणवीर गिल जोर से हंसा। ये सुनकर सबने अपने सिर हिला दिए। मुझे लगा था कि वह किसी बड़े परिवार का यंग मास्टर है, जानबूझकर शेर का शिकार करने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन पता चला कि सुअर असली सुअर है और वह शेर का शिकार नहीं कर सकता। छे, कितनी बदकिस्मती, ऐसे व्यक्ति के साथ इतने लंबे समय तक रहना पड़ा। इसके बाद देवांश मुंबई के संभ्रांत हलकों में पूरी तरह से एक मजाक बन जाएगा, कबीर सेठी ने अत्यधिक उत्साह के साथ निष्कर्ष निकाला। रणवीर गिल के बोलने के बाद उसने खाने की मेज पर जोर से हाथ मारा और फिर देवांश को घूरते हुए कहा, चूंकि तूने मान लिया है तो इंद्रलोक हॉल से दफा हो जा। ये जगह तेरे जैसे छोटे मोटे गुंडे के लिए नहीं है। यहाँ एक सेकंड और रुकना इस जगह की तौहीन है।
तो देवांश अपनी जगह से नहीं हिला, बस एक तल्ख मुस्कान के साथ रणवीर गिल को देखता रहा और पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी पहचान विशेष नहीं हो सकती? हा, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? तुम एक कुली मुझे बता रहे हो कि तुम्हारी पहचान विशेष है। हा, लेकिन तुम सही हो, तुम्हारी पहचान वास्तव में हमारे लिए काफी विशेष है। हा, रणवीर गिल इतना हंसा कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका, खाने की मेज को जोर जोर से थपथपाने लगा। क्या वह वास्तव में एक कुली है? ऐसे व्यक्ति का इंद्रलोक हॉल में आना, क्या ये बहुत घटिया बात नहीं है? सिंघानिया ग्रैंड होटल के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? ऐसे नीच व्यक्ति को भी अंदर आने दे रहे हैं? मैनेजर सावंत, आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। एक निजी सभा में घुसपैठ करना कुल मिलाकर निजी संपत्ति पर अतिक्रमण के बराबर है। यह उसे कुछ वर्षों के लिए जेल में बंद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? ये सुनकर वंदना सावंत तुरंत चिंतित हो गई। जैसे ही वह देवांश को मनाने वाली थी, उसने उसे आधी अधूरी मुस्कान के साथ पूछते हुए सुना, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक कुली हूँ? जैसे ही ये शब्द निकले, बार बूथ से तुरंत एक आवाज आई, हम सब ये साबित कर सकते हैं। सबने आवाज की दिशा में देखा और कबीर सेठी और उसके ग्रुप को बाहर आते देखा। कबीर सेठी ने कहा, 3 दिन पहले हमने व्यक्तिगत रूप से उसे मॉल में प्रचार का सामान उठाते हुए देखा था। हमारे पास वीडियो सबूत है। बोलते हुए उसने आर्यन मल्होत्रा से उसका फोन निकलवाया और वंदना सावंत को सौंप दिया। साथ ही उसने हिकारत से देवांश की ओर देखा, अविश्वसनीय रूप से अहंकारी महसूस करते हुए, क्या तुझे नहीं लगता कि हमारे साथ होना तेरी औकात से बाहर है? क्यों मेरा एक शब्द तेरी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है? देवांश, किसी को भी नाराज करना था, तूने मुझे, कबीर सेठी को ही क्यों नाराज किया? वंदना सावंत ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही दिन था जब सिया सिंघानिया ग्रैंड होटल के लिए प्रचार कर रही थी। उसने सिया को ये कहते हुए सुना था कि उस दिन कार्यक्रम के दौरान एक छोटी दुर्घटना हुई थी और एक कुली घायल हो गया था। हालांकि उसे देवांश को मदद के लिए बुलाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वंदना सावंत के दिमाग में एक योजना बनने लगी। वह वास्तव में एक कुली है। मैनेजर सावंत, आप इसे कैसे समझाएंगी? यदि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकती तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, भीड़ में से किसी ने आग्रह किया। वंदना सावंत ने कहा, माफ कीजिए आप सभी, यह एक गलतफहमी है। मैं ही थी जिसने उसे इंद्रलोक हॉल में सामान ले जाने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि मैं खाना खिलाऊंगी। उसने शायद साफ नहीं सुना और सोचा कि वह इंद्रलोक हॉल में खाना खा सकता है, इसलिए यह एक गलतफहमी है। यह मेरी गलती है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये सब मेरी समस्या है। ये सुनकर देवांश ने कुछ हैरान होकर वंदना सावंत की ओर देखा। वंदना सावंत ने भी इस समय देवांश की ओर देखा। उसकी आंखें मानो कह रही थीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं बस सिया की मदद कर रही हूँ। वंदना सावंत ने वास्तव में ऐसा ही सोचा था, वरना अगर देवांश वास्तव में इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता तो उसे 10 या 8 साल की जेल काटे बिना बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। ये देखकर कि देवांश अब सिया की चीजों में मदद करना जानता था, वंदना सावंत को लगा कि वह धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। चूंकि यह एक अच्छा संकेत था, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि इस परिणाम को भुगतने से उसका बोनस काटा जा सकता है या डिमोशन भी हो सकता है, लेकिन अगर यह सिया की मदद कर सकता है तो ये सब सार्थक होगा। मैनेजर सावंत, आप अपनी बात बहुत जल्दी बदल रही हैं, क्या आपको खुद अपनी बात पर विश्वास है? रणवीर गिल ने ताना मारा, इसके अलावा आप एक कुली की जिम्मेदारी क्यों लेंगी? रणवीर गिल, बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। अपनी हद पार मत करो। कशिश खन्ना ने बोलना खत्म किया, फिर देवांश की ओर मुड़ी और बोली, क्या तुम्हारा पेट भर गया? या हम कहीं और चलें? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मामले की स्पष्ट जांच नहीं हुई है, वह कहीं नहीं जा सकता। रणवीर गिल देवांश को अंदर करवाने पर तुला हुआ था। अगर मैं, कशिश खन्ना, किसी को ले जाना चाहूं तो तुम में से कौन मुझे रोक सकता है? कशिश खन्ना की हल्की सी दहाड़ ने वहां मौजूद सभी को जमा दिया। कुछ ने तो कानाफूसी भी की। कशिश खन्ना, मुंबई यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर है। क्या ये सुंदर होने के बारे में है? क्या तुमने नहीं सुना कि उसने कहा उसका उपनाम खन्ना है? खन्ना नाम होने में क्या बुराई है? रुको, क्या तुम कह रहे हो कि वह? हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि रणवीर गिल ने 4 साल तक उसका पीछा किया और उसे पा नहीं सका और अभी भी बेशर्मी से उसके पीछे पड़ा है। तुम बहुत सती हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कमांडर गिल ने इसमें कोई निर्देश नहीं दिया? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 1 मिनट रुको, क्या उस लड़के को कशिश खन्ना अंदर लाई होगी? असंभव। अगर ऐसा होता तो कशिश खन्ना बस एक निमंत्रण ले लेती, इतनी मुसीबत क्यों उठाती? इसके अलावा खन्ना परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल नागपुर में हैं। क्या वे अपनी पहुंच मुंबई तक बढ़ा सकते हैं?
लेकिन ये बातचीत केवल एक छोटे से दायरे में घूम रही थी और ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। कशिश खन्ना, क्या तुम सिर्फ सुंदर नहीं हो? कौन तुम्हें रोक नहीं सकता? कबीर सेठी और बाकी लोग भी स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे, वे बस देवांश की रोमांटिक किस्मत से बेहद जल रहे थे। साथ ही वे देवांश से और भी ज्यादा नफरत करने लगे, उसे नर्क में जलते हुए देखने का इंतजार करने लगे। जब रणवीर गिल ने कशिश खन्ना के शब्द सुने तो वह जानता था कि वह खन्ना परिवार को बीच में ला रही है, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। वह जानता था कि अगर उसने आज उस लड़के देवांश से नहीं निपटा तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने अपना दिल पत्थर का कर लिया और कहा, जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं हो जाता कोई भी उसे ले जा नहीं सकता। रणवीर गिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कपूर परिवार के होटल में उंगली उठाओ। एक ठंडी आवाज गूंजी। सबने आवाज की दिशा में देखा और एक फिगर को चियोंगसम में दूसरी मंजिल से सर्पिल सीढ़ी से शालीनता से नीचे उतरते देखा। अध्याय 97। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। हे भगवान, ये रिया कपूर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तस्वीरों की तुलना में असल में और भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। आर्यन मल्होत्रा ने दबी आवाज में कहा, अपने उत्साह को दबाने में असमर्थ, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी का पीछा करने वाले फैन की तरह। उनके शकल में माता पिता अधिक से अधिक बब्बन भाई के स्तर के लोगों के साथ बातचीत करते थे। उससे ऊपर कुछ भी बस एक सपना था। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के फोन पर तस्वीरों से रिया कपूर के आकर्षण की केवल एक झलक देखी थी, ऐसी तस्वीरें जिन्हें बाहर फैलाने की बिल्कुल मनाही थी। अगर कबीर सेठी ने आज उन्हें कुछ निमंत्रण नहीं दिलाए होते तो शायद उन्हें इस जीवन में रिया कपूर से मिलने का मौका नहीं मिलता। कोई और रास्ता नहीं था, ये सामाजिक वर्ग की खाई थी। कबीर सेठी भी बेहद उत्साहित था। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि रिया कपूर ऐसे सामाजिक कुलीन वर्ग के जमावड़े में दूसरी मंजिल से शालीनता से उतरेंगी, फिर सीधे उसके पास चलकर आएंगी, उसका हाथ पकड़ेंगी और सभी को घोषणा करेंगी, यह मेरा बॉयफ्रेंड कबीर सेठी है। वह एहसास बस इसके बारे में सोचकर ही उसे अविश्वसनीय रूप से सुकून देता था। इसलिए उसने रिया कपूर को जलती हुई आंखों से देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसे देखेगी, फिर उसकी विशिष्टता को नोटिस करेगी, पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठेगी और अंत में खुद को उससे अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। आखिर उनके बीच का अंतर एक ना पार की जा सकने वाली खाई जैसा था। जैसे ही उसने ये सोचा, वह देवांश को एक नज़र देखे बिना नहीं रह सका। फिर अपने मन में हिकारत से ताना मारा, मुझमें कम से कम आत्म जागरूकता तो है, लेकिन तू देवांश बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या तुझे लगता है कि इस इंद्रलोक महासम्मेलन में आने का मतलब है कि तू अपनी औकात पार कर सकता है और सफलता की उड़ान भर सकता है? मैं देखता हूँ कि रिया कपूर बाद में तेरे साथ क्या करती है। जबकि दूसरे लोग उस लिबास को देखकर दंग थे। वे कबीर सेठी की तरह एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। इंद्रलोक हॉल सिंघानिया ग्रैंड होटल की पहचान था और कपूर परिवार के सदस्य बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे कि एक छोटा गुंडा उस प्रतिष्ठा को बर्बाद करे। जहां तक रिया कपूर के रणवीर गिल को डांटने की बात है, उनकी नज़र में ये केवल कपूर परिवार का सिंघानिया ग्रैंड होटल पर अपना अधिकार जताना था। ये देवांश की रक्षा करना नहीं था और नहीं हो सकता था। वो लड़का गया काम से। अगर रणवीर गिल हमला करता तो शायद वो लड़का बच भी जाता, लेकिन अगर कपूर परिवार के लोग कदम उठाते हैं तो वो लड़का सिर्फ मौत की भीख मांगेगा। दूसरी पीढ़ी के एक वारिस ने आह भरी। हंस का मांस खाने की चाह रखने वाला मेढक, कचरे का एक टुकड़ा, भले ही वह किस्मत से हीरों के ढेर में घुस जाए फिर भी कचरा ही रहता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो अभी जमीन में गड़ने के लिए कोई छेद ढूंढ लेता। सबके सामने पोल खुलना और जलील होना बहुत शर्मनाक है। मैनेजर सावंत को अभी अभी प्रमोशन मिला है ना, शायद अब वो भी गई काम से, लेकिन वो इसी लायक है। उसने एक मजदूर को बचाने के लिए इतना क्यों किया और इल्जाम भी खुद पर ले लिया। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? सोनिया इस समय कशिश खन्ना की ओर भागी, उसे याद दिलाते हुए, जल्दी से अपने प्रेमी को ले जाओ, वरना अगर रिया कपूर ने कदम उठाया तो शायद तुम भी उसे न ले जा पाओ। रिया कपूर का नाम सुनते ही कशिश खन्ना का दिल धक से रह गया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। उसने देवांश को पकड़ा, जाने के इरादे से, जल्दी से मेरे साथ चलो। कपूर परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम या मैं दुश्मनी मोल ले सकें। हालांकि देवांश अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ, जिससे कशिश खन्ना इतनी बेचैन हो गई कि उसने अपनी परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। वंदना सावंत भी चिंतित दिख रही थीं। उसने बहुत पहले रिया कपूर की बर्फीली साख के बारे में सुना था और जानती थी कि मास्टर वाघ, जो मुंबई का जीता जागता यमराज था, उसे भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था। इसलिए उसने भी देवांश से कहा, जल्दी करो और जाओ, वह इस होटल की पीछे की बॉस है। अगर वह तुम्हें हाथ भी लगाती है तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। देवांश मुस्कुराया, सुकून भरे भाव से कहा, सब ठीक है, वह मुझे हाथ नहीं लगाएगी। कैसा वक्त है और तुम अभी भी दिन में सपने देख रहे हो। यह इंद्रलोक महासम्मेलन होटल की प्रतिष्ठा है, क्या वह तुम्हें आसानी से जाने देगी?
वंदना सावंत बहुत बेचैन थी लेकिन लाचार थी। वह संभवतः सबके सामने देवांश को घसीटकर बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, है ना? अगर उसने ऐसा किया तो यह न केवल देवांश को पूरी तरह से अपमानित करेगा बल्कि कपूर परिवार की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देगा। इस समय रिया कपूर पहले ही सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतर चुकी थी और सबकी नजरों के नीचे अपनी हाई हील्स में देवांश की ओर बढ़ रही थी। रणवीर गिल रिया कपूर की फटकार से नाराज नहीं हुआ। इसके विपरीत वह मुस्कुराया और उनका अभिवादन करने गया, ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे वह रिया कपूर से बहुत परिचित हो। बोला, मिस कपूर, यह एक गलतफहमी है। मैं आपके परिवार के प्रतिष्ठान में उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं बस चिंतित था कि सिंघानिया ग्रैंड होटल की प्रतिष्ठा कुछ सड़ी हुई मछलियों से खराब न हो जाए, है ना? रिया कपूर, जिसने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, ये सुनकर अचानक रुक गई और ठंडे स्वर में पूछा, तुम किसे सड़ी हुई मछली कह रहे हो? रिया कपूर का चेहरा गुस्से से भरा देखकर रणवीर गिल मन ही मन बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसकी राय में रिया कपूर जितनी ज्यादा गुस्से में होंगी, देवांश का अंजाम उतना ही बुरा होगा। इसलिए उसने जीत की नज़र से देवांश की ओर इशारा किया और कहा, ये वही है। ये बिना निमंत्रण के अंदर घुस आया। ये कहने के बाद उसने देवांश की ओर ठंडी सांस ली। उसकी आंखें हिकारत से भरी थीं। बच्चू, देखा तूने? मेरे बस एक वाक्य से मैं तुझे तुरंत होटल से बाहर फिकवा सकता हूँ और यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तू फिर कभी न उठ पाए। वह रिया कपूर से बहुत परिचित था। वह सतह पर एक कोमल, कमजोर महिला दिखाई देती थी, लेकिन उसके तरीके चौंकाने वाले क्रूर थे। और रिया कपूर ने उसे निराश नहीं किया। ये जानने के बाद कि यह वही लड़का था, वह उसकी ओर बढ़ी। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर उम्मीद के भाव दिखा रहा था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि देवांश का अंत कितना दर्दनाक होगा। कमीने, तूने बार में मेरी बेइज्जती करवाई थी। देखता हूँ इस बार तू कैसे मरता है। देवांश, यह मुझे कबीर सेठी को नाराज करने का अंजाम है। तुम्हारा सहारा क्या ये सिर्फ बब्बन भाई है? समीरा ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा निराशा से भरा था। केवल कशिश खन्ना और वंदना सावंत के चेहरे चिंता से भरे थे। सिस्टर कपूर, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह मैं हूँ सीईओ कपूर, मैंने ही उसे अनुमति दी थी। दोनों उसके लिए विनती करना चाहती थीं, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाती, रिया कपूर ने उन्हें घूरा और ठंडे स्वर में कहा, मुंह बंद रखो। कशिश खन्ना और वंदना सावंत तुरंत चुप हो गईं। उनके चेहरे कड़वाहट से भर गए, ये सोचकर कि वे आज चाहे कुछ भी कर लें, देवांश को नहीं बचा पाएंगी। लाचारी का एक गहरा एहसास तुरंत उनके शरीर में दौड़ गया और वहां मौजूद हर कोई रिया कपूर के शब्दों को सुनकर महसूस कर रहा था जैसे उनके दिल पर हथौड़े से भारी चोट लगी हो। वह कितनी दबंग थी, वह कितनी अनुचित थी। यही थी मशहूर रिया कपूर। हालांकि ठीक जब सबको लगा कि रिया कपूर देवांश पर कदम उठाने वाली हैं, उन्होंने देखा कि वह सीधे देवांश के सामने चली गईं, फिर थोड़ा झुकी और अविश्वसनीय रूप से विनम्र रवैये के साथ उससे कहा, माफ कीजिए मिस्टर देवांश, मुझे आने में देर हो गई। अध्याय 98। अभी के अभी दफा हो जाओ। धड़ाम। मिस्टर देवांश के प्रति रिया कपूर का सम्मानजनक रवैया और उनके शब्द किसी बम की तरह सबके दिमाग में फट गए। ये आखिर हो क्या रहा है? वो लड़का बस एक कुली है, तो मिस कपूर उसके सामने क्यों झुकेंगी और उसे मिस्टर देवांश क्यों बुलाएंगी? हाथ से मजदूरी करने वाला एक छोटा सा गुंडा मिस्टर कहलाने के लायक कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि उस आदमी ने लापरवाही से हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, तुम काम में व्यस्त थी, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। यह आदमी किस तरह का इंसान है जो मिस कपूर से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात, उन शब्दों को सुनने के बाद मिस कपूर ने इतनी बड़ी राहत की सांस क्यों ली? हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का था। किसी का ध्यान गिरे हुए ड्रिंक्स पर भी नहीं गया। रिया कपूर ने वास्तव में एक बड़ी राहत की सांस ली थी। आखिर मिस्टर देवांश कौन है? वह हजारों वर्षों से साधना की दुनिया के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। एक विचार से ही सारे तरीके पैदा हो जाते हैं। पूरा कपूर परिवार उन पर निर्भर है। तुम, एक मामूली रणवीर गिल, कपूर परिवार के इलाके में उनका अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमारे कपूर परिवार को अपने साथ मत घसीटो। रिया कपूर इस समय बहुत गुस्से में हैं। अगर जनरल बलबीर गिल का उनके दादाजी के साथ संबंध न होता तो वह रणवीर गिल को पहले ही सबक सिखा चुकी होती। शुक्र है मिस्टर देवांश उदार थे और उन्होंने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, वरना उनका पाप वास्तव में 100 बार मरने पर भी माफ करने योग्य नहीं होता। तुम पहले आराम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सबकी नजरों के सामने मिस कपूर ने बहुत ही कोमलता से कहा, फिर मुन्नी और रणवीर गिल की ओर ठंडी नजरों से देखा। तुम गिल सरनेम वाले, तुमने अभी सड़ी हुई मछली किसे कहा? मिस कपूर की कोमल आवाज सुनकर सबको लगा जैसे उनकी हड्डियां पिघल रही हों, लेकिन उसके बाद की तीखी फटकार से उन्हें लगा जैसे वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। पूरा शरीर कांपने लगा।
मिस कपूर के दो पूरी तरह से अलग रवैये उन्हें बुरी तरह सता रहे थे और साथ ही इसने उन्हें मिस्टर देवांश की पहचान के बारे में एक बार फिर से सदमे और जिज्ञासा से भर दिया। इस समय रणवीर गिल का दिमाग पहले ही खराब हो चुका था। उसे यह नज़ारा किसी और की तुलना में स्वीकार करना और भी कठिन लग रहा था। उसने देखा कि वह कमीना नर्क भोगने वाला था, लेकिन मिस कपूर उसके साथ इतनी तमीज से पेश आईं। हार का ये चरम एहसास उसे पागल कर रहा था। मैं एक सम्मानजनक स्पेशल फोर्सेज का सैनिक, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट भी नहीं बन सका, लेकिन वो एक मजदूर कुली बन सकता है। क्यों? लेकिन रणवीर गिल, जिसने विशेष प्रशिक्षण लिया था, जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब शिकायतों और नखरों का समय नहीं था, समस्या को हल करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाए और कहा, गलतफहमी मिस कपूर, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि वह आपके सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए गड़बड़ हो गई। जब उसने सम्मानित अतिथि शब्द कहे तो रणवीर गिल को ऐसा लगा जैसे उसने गोबर का ढेर खा लिया हो, इतनी घिन आई उन्हें। वास्तव में मैंने ही आमंत्रित किया था, इसलिए उनके पास निमंत्रण नहीं है। न केवल उनके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि सुरक्षा गार्ड मुझे भी बाहर निकाल दें? मिस कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। मिस कपूर, आप मजाक कर रही हैं। क्या मैंने नहीं कहा कि यह एक गलतफहमी थी? और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं सिंघानिया ग्रैंड होटल की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित था, है ना? रणवीर गिल ने अपनी अनुकूलन क्षमता दिखाते हुए कहा। मिस कपूर ने सिर हिलाया। ये देखकर रणवीर गिल मुस्कुराने ही वाला था, लेकिन तभी उसने मिस कपूर की बर्फीली आवाज़ फिर से सुनी। हमारे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे पास है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रणवीर गिल सन रह गया। उसने मिस कपूर को घूरते हुए कुछ अविश्वास के साथ पूछा, मिस कपूर, मैं रणवीर गिल हूँ, जनरल बलबीर गिल का पोता। उसे अब भी विश्वास था कि रणवीर गिल, ये 3 शब्द उसे मुंबई में बेरोक-टोक घूमने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि क्या तुम बहरे हो और सुन नहीं सकते, या दिमाग नहीं है और समझ नहीं सकते? मिस कपूर के शब्द बर्फीले थे और उन्होंने फिर से तीखे स्वर में पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रणवीर गिल उलझन में था। उसने खाली नजरों से चारों ओर देखा और पाया कि बाकी सब भी उसकी तरह ही भ्रमित थे। सबके चेहरों पर खाली भाव देखकर रणवीर गिल फिर से शांत हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपने दिल में उठते गुस्से को दबाया और गहरी आवाज में कहा, मिस कपूर, मुझे लगता है कि मेरे नाम रणवीर गिल के साथ मुझे बिना निमंत्रण के प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? तो तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है। मिस कपूर के चेहरे के भाव उदास थे, चेहरा ठंडा था। इस समय तक रणवीर गिल पहले ही समझ चुका था कि मिस कपूर स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रही थी, इसलिए उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, मेरे पास वास्तव में निमंत्रण नहीं है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये सड़ी हुई मछली। मिस कपूर यहाँ रुकी, फिर ठंडे स्वर में चिल्लाईं, अभी के अभी दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके चेहरे सदमे से भर गए। खासकर कबीर सेठी और उसके ग्रुप के लोग, जो इस समय पूरी तरह से हक्का बक्का थे। आर्यन मल्होत्रा जमा हुआ खड़ा था, उसके कानों में सन्नाटा गूंज रहा था। यश का मुंह खुला का खुला रह गया, हैरान और लाचार। दूसरी ओर कबीर सेठी अविश्वास से थोड़ा कांप रहा था। सबकी नजरों के सामने मिस कपूर द्वारा कोमल शब्दों के साथ स्वागत किया जाना, फिर अपनी प्रतिष्ठा का सार्वजनिक रूप से बचाव किया जाना, ये घोषित करना कि वह उसे कितना महत्व देती हैं। क्या ये सब वही दृश्य नहीं था जिसके बारे में कबीर सेठी दिन रात कल्पना करता था? ये सब उस लड़के के साथ क्यों हुआ? क्यों उसमें और मिस कपूर के बीच अभी भी एक बहुत बड़ी खाई थी, तो वह मिस कपूर को इतनी तमीज से पेश आने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? वह एक गंदा, बेकार गुंडा क्यों? कबीर सेठी को लगा जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा है। बेशक वह अकेला पागल नहीं हो रहा था, रणवीर गिल भी अपना आपा खोने वाला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। रिया कपूर, इसका क्या मतलब है? मत भूलो मेरे दादाजी, 30 सेकंड मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। मिस कपूर ने सीधे रणवीर गिल को बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। 20 सेकंड बचे हैं, मिस कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रणवीर गिल जम गया। उसने देखा कि मिस कपूर सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, इसलिए उसने ढलने की कला को गहराई से समझते हुए तुरंत हार मान ली। हालांकि वह इस समय गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा मिस कपूर पर निकालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल मिस्टर देवांश की ओर इशारा कर सका। ठंडे स्वर में बोला, तू बस मेरा इंतजार कर, और फिर सबकी नजरों के नीचे इंद्रलोक हॉल से खिसक गया।
जब तक रणवीर गिल की आकृति इंद्रलोक हॉल से गायब नहीं हो गई, तब तक उस खामोश हॉल में कानाफूसी शुरू नहीं हुई थी। अरे बाप रे, रणवीर गिल को वास्तव में इंद्रलोक हॉल से बाहर निकाल दिया गया, और वो भी एक कुली की वजह से। उस लड़के की क्या हैसियत है कि मिस कपूर उसे इतना महत्व देती हैं। मैंने सुना है कि मिस कपूर की उस मामले में बहुत प्रबल इच्छा है और उन्हें विशेष रूप से युवा और मजबूत पुरुष पसंद हैं। तू मौत मांग रहा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन किसने कभी इसे जोर से कहा है? अभी अपना मुंह बंद रख। इस बीच मिस कपूर मुनि और मिस्टर देवांश के सामने चली गईं, झुककर उनके कान में फुसफुसाईं, उसके दादाजी का मेरे दादाजी से कुछ परिचय है। क्या आप उसकी जान बख्श सकते हैं? ये शब्द दूसरों को सुनाई नहीं दे सकते थे, वरना अगर रणवीर गिल वास्तव में मर जाता तो इसे गलत इरादे वाले लोगों द्वारा मिस्टर देवांश पर मरा जाता। मिस्टर देवांश ने यह सुना, अपना सिर थोड़ा झुकाया और मिस कपूर को ठंडे स्वर में देखा, एक आधी अधूरी मुस्कान के साथ। ये देखकर मिस कपूर, भले ही वह उनसे बहुत परिचित थीं, फिर भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो गईं। वह अच्छी तरह जानती थीं कि मिस्टर देवांश के स्तर पर वह अपमानित होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए भले ही रणवीर गिल अब चला गया था, अगर उन्होंने उसके लिए भीख नहीं मांगी तो वह निश्चित रूप से आज रात के बाद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हालांकि रणवीर गिल घमंडी था, वह आखिरकार उनके दादाजी के पूर्व अधीनस्थ का पोता था। उनके दादाजी अभी भी हाल ही में उसके बारे में सोच रहे थे और वह अपने दादाजी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह केवल कड़वा घूंट पीकर बेशर्मी से धीमी आवाज में मिस्टर देवांश से विनती कर सकती थी। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर देवांश के चेहरे पर वो आधी अधूरी मुस्कान देखी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने इस बार हद पार कर दी है। इसलिए उन्होंने जल्दी से धीमी आवाज में विनती की, माफ कीजिए, मैंने अपनी हद से बाहर बात की। मिस्टर देवांश ने हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, भूल जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मरने वाला सिर्फ वो अकेला नहीं होगा। मिस कपूर पहले तो कांपी, फिर बार बार उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाहरी लोगों को ये दृश्य देखकर केवल यही लगा कि मिस कपूर मिस्टर देवांश के कान में गुप्त बातें कह रही हैं, जिससे मेहमानों की सोच और पक्की हो गई। वह लड़का वास्तव में मिस कपूर का रखा हुआ आदमी था। मिस्टर देवांश नहीं जानते थे कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने बस कबीर सेठी और उसके ग्रुप की ओर इशारा किया और मिस कपूर से पूछा, वो कुछ लोग, उनका तुम्हारे कपूर परिवार से कोई संबंध तो नहीं है ना? अध्याय 99। बस इतना ही। ये सुनकर रिया कपूर जल्दी से खड़ी हो गईं और कबीर सेठी और अन्य लोगों की ओर देखा। रिया कपूर की नज़र उन पर पड़ते ही कबीर सेठी और उसके ग्रुप के पास खड़े अन्य मेहमान जल्दी से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कई कदम दूर हट गए। रिया कपूर का दबंग और अनुचित स्वभाव अभी अभी रणवीर गिल पर पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ था। वे खुद को रणवीर गिल से कई गुना नीचे मानते थे, इसलिए उनमें रिया कपूर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हटाओ सामना करने की बात, उनमें उनकी नज़रों से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। सबके पीछे हटने के बाद उन्होंने कबीर सेठी और उसके ग्रुप को एक मज़ेदार भाव से देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि यह वही लोग थे जिन्होंने ये साबित करने के लिए वीडियो दिया था कि देवांश एक कुली है। अब उनकी बोलती बंद है ना? देवांश को नीचे नहीं गिराया गया, लेकिन उनके आका को एक ही वार में बाहर निकाल दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है, जब वह गया तो वह तुम चमचों को अपने साथ ले जाना भूल गया। कबीर सेठी और उसका ग्रुप वास्तव में जाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने अभी देवांश को उनकी ओर इशारा करते देखा था, तो वे और कहां जा सकते थे। सैकड़ों मीटर ऊंची फ्रेंच खिड़कियों के पीछे क्या वह काम करेगा? इस समय सबकी मजाक उड़ाती नजरों को देखते हुए, चाहे वह कबीर सेठी हो या आर्यन मल्होत्रा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे सभी ठंडे पसीने में भीग रहे थे। उन्हें ये कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि देवांश इतना संयमित और शांत कैसे रहा जब उसने अभी अभी इन लोगों की मजाक उड़ाती नजरों को सहन किया था। वे और भी कम समझ पा रहे थे कि वे देवांश का मजाक देखने आए थे, लेकिन पलक झपकते ही वे दूसरों की नजरों में मजाक क्यों बन गए। लेकिन अब उन्हें आखिरकार समझ में आया कि बब्बन भाई देवांश के प्रति इतने चाटुकार क्यों थे। यह इसलिए नहीं था कि वह उससे पैसे जीतने से डरता था, बल्कि रिया कपूर की वजह से। रिया कपूर के देवांश का साथ देने के साथ बब्बन भाई तो क्या, मास्टर वाघ को भी अपना सिर झुकाना पड़ता। और बब्बन भाई और मास्टर वाघ दोनों ऐसी हस्तियां थीं जिनसे वे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। इसके अलावा रिया कपूर के देवांश की रक्षा करने के रवैये को देखते हुए देवांश को नाराज करना रिया कपूर को नाराज करने के बराबर था, और इसके साथ वापसी की बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी। रिया कपूर के तूफानी और दबंग तरीकों के विचार ने तुरंत उन्हें एक सिहरन में घेर लिया। उन्हें नहीं जानती क्या बात है। उन सब पर नजर डालने के बाद रिया कपूर ने पूछा। वह पहले मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्हें वीडियो के बारे में नहीं पता था। देवांश ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और कबीर सेठी और उसके ग्रुप की ओर चल पड़ा। देवांश को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख कबीर सेठी और उसका ग्रुप इतना डर गया कि वे लगभग सांस लेना भूल गए। उनके चेहरे चुकंदर की तरह लाल हो गए।
उनके पैर पहले ही नरम पड़ चुके थे, वे अपनी जगह पर जमे हुए थे, लेकिन उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा अनजाने में डर के मारे पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि इसे उन्हें देवांश से जितना हो सके दूर रहने में मदद मिलेगी। देवांश को अपने पास आते देख कबीर सेठी वास्तव में कहना चाहता था, हमने झूठ नहीं बोला, हमने बस वही दिखाया जो हमने फिल्म किया था। लेकिन शब्द उसके होंठों तक आए और वह अपना मुंह नहीं खोल सका। ऐसा नहीं था कि देवांश ने कोई विशेष तरीका इस्तेमाल किया, बात यह थी कि देवांश का सामना करते समय वह इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सकता था। देवांश उनके पास गया, हाथ बढ़ाया और कबीर सेठी के गाल को थपथपाया और बहुत ही हिकारत भरी मुस्कान के साथ 2 शब्द कहे, बस इतना ही। बोलने के बाद देवांश ने देखा कि कबीर सेठी अभी भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। उसने एक ताना मारा और मुड़कर चला गया। देवांश की थपकी बहुत हल्की थी, लेकिन कबीर सेठी को अपने चेहरे पर जलता हुआ दर्द महसूस हुआ, क्योंकि देवांश ने उसे समझाया कि कमज़ोर होने का क्या मतलब है, पूरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने का क्या मतलब है। उसने शुरू में सोचा था कि उसने सब कुछ सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया है और रणवीर गिल की मदद से वह देवांश को पूरी तरह से पैरों तले कुचल सकता है, लेकिन उसने पाया कि उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद सामने वाले ने उसे अपनी नज़रों में भी नहीं रखा। देवांश के हिकारत भरे भाव और उपहास से भरा वो ताना उसे एक अभूतपूर्व अपमान महसूस करा रहा था, क्योंकि वे सब उसे एक ही बात का संकेत दे रहे थे कि भले ही वह अपना सब कुछ लगा दे, वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं था। हाँ, उसे हराना तो दूर, उसके पास उसका विरोधी बनने की भी योग्यता नहीं थी। देवांश के 2 शब्द, बस इतना ही, ने निस्संदेह उसके स्वाभिमान को पैरों तले रौंद दिया, नमक छिड़कते हुए, जिससे कबीर सेठी को मौत से भी बदतर महसूस हुआ। और वह अच्छी तरह जानता था कि देवांश को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों के परिवार इन रईसजादों द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। उस समय उनके सभी परिवारों को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा। और यह सब देवांश ने सिर्फ 2 शब्दों से हासिल किया। उसने पहले सोचा था कि उसका एक शब्द देवांश को दफन कर सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि न केवल वह ऐसा करने में विफल रहा, बल्कि देवांश के 2 छोटे शब्दों ने उन सभी के परिवारों को दफन कर दिया। पछतावा, निराशा, अत्यधिक दुख। आर्यन मल्होत्रा और यश की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वे चाह रहे थे कि वे यहाँ से कूद सकें, वह देवांश द्वारा नजरअंदाज किए जाने से कहीं बेहतर होता। तान्या अपनी जगह पर जमी हुई थी, उसका दिमाग सुन्न था। केवल समीरा ने अपने दिल में आह भरी, देवांश, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शुरू से ही इतने संयमित और शांत थे। पता चला कि तुम पहले ही रिया कपूर की ऊंची डाल पर चढ़ चुके थे, लेकिन तुम एक साधारण आदमी रिया कपूर जैसी महान हस्ती की दिव्य दृष्टि में कैसे आ सकते हो। समीरा पूरी तरह से हैरान थी। कशिश खन्ना उस पल से पूरी तरह से सन्न थी जब रिया कपूर ने झुककर देवांश से माफी मांगी थी। जब तक रणवीर गिल को रिया कपूर द्वारा इंद्रलोक हॉल से बाहर नहीं निकाला गया, तब तक उसे होश नहीं आया। इस समय वह खाली नजरों से देवांश को घूर रही थी, उसका दिमाग अनगिनत विचारों से भरा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। क्या इसलिए कि तुम जानते थे कि रिया कपूर तुम्हारे लिए खड़ी होंगी? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे प्रति इतने रूखे थे। मुझे लगा कि तुम भाव खा रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, रिया कपूर की तुलना में मैं वास्तव में बहुत कमतर हूँ। कोई भी आदमी जानेगा कि कैसे चुनना है। अंत में मैं बस ख्याली पुलाव पका रही थी। लेकिन तुम रिया कपूर को कैसे जानते हो? वंदना सावंत अभी भी पूरी तरह से नहीं उभरी थी। खासकर जब उसने रिया कपूर को देवांश के कान में अंतरंगता से फुसफुसाते देखा, तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग क्रैश होने वाला है। ये बदमाश देवांश वास्तव में सिया को धोखा दे रहा है, और वो भी रिया कपूर के साथ। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट कपूर उस नकारा देवांश को कैसे पसंद कर सकती हैं? ये भी सही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेसिडेंट कपूर दृष्टि मीडिया का अधिग्रहण कैसे करती, वसिया का समर्थन कैसे करती और मेनका और ललित को कैसे भगाती? ये भी सही नहीं है। प्रेसिडेंट कपूर जो दूसरी औरत हैं, वह कानूनी पत्नी की मदद कैसे कर सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस मामले में बहुत मजबूत है और प्रेसिडेंट कपूर अकेले उसे संभाल नहीं सकती? लेकिन ये भी सही नहीं है। वंदना सावंत को लगा जैसे उसका CPU जलने वाला है और वह अभी भी रिश्तों को नहीं सुलझा पाए। लेकिन एक बात का उसे यकीन था कि यह बात सिया को बिल्कुल नहीं बताई जा सकती, वरना सिया के स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से तुरंत इस्तीफा दे देगी। उसकी आर्थिक स्थिति में अभी अभी थोड़ा सुधार हुआ था। वह इस मामले की वजह से फिर से निराशा में नहीं गिर सकती थी। सिया, मुझसे ये छिपाने के लिए मुझे दोष मत देना। मैं पीहू के इलाज के बारे में भी सोच रही हूँ। उदय ग्रुप के प्रदर्शन के सामान एक के बाद एक इंद्रलोक हॉल में लाए जाने लगे, जिनमें कई कीमती सामान थे, लेकिन देवांश को उनमें से किसी की परवाह नहीं थी। वह केवल उस बेहतरीन जैद के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे और अधिक प्रदर्शन की वस्तुएं इंद्रलोक हॉल में ले जाई गईं, देवांश को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 100। बस वीडियो बनाओ, पैसा बहुत है। इंद्रलोक हॉल में प्रदर्शन की वस्तुएं आते ही कबीर सेठी और बाकी लोग दुम दबाकर भाग गए थे।
इंद्रलोक हॉल में हर कोई अब उन्हें मजाक की नज़रों से देख रहा था और देर तक रुकना और भी शर्मनाक होता, इसलिए जल्दी निकल लेना ही बेहतर था। भाई कबीर, उस लड़के को रिया कपूर कैसे जानती है? ये तो पागलपन है, कार में आर्यन मल्होत्रा ने गुस्से से पूछा। कबीर सेठी 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा, फिर बोला, अफवाहें हैं कि रिया कपूर की कामेच्छा बहुत प्रबल है और उन्हें विशेष रूप से युवा मजबूत पुरुष पसंद हैं। मुझे लगता है कि उस लड़के की किस्मत चमक गई और वह रिया कपूर के बिस्तर तक पहुंच गया। लानत है, मेरे साथ ऐसी अच्छी चीज क्यों नहीं हुई? आर्यन मल्होत्रा बोल पड़ा, कार में समीरा की मौजूदगी की परवाह किए बिना। कबीर सेठी मन ही मन हिकारत से ताना मारे बिना नहीं रह सका। मेरी बारी भी नहीं आई, तेरी बारी कैसे आ सकती है? लेकिन ये सोचकर कि कैसे देवांश, वह कमीना, रिया कपूर के साथ खुलकर मजे कर सकता है, कबीर सेठी को अपनी छाती में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। उसका मन कर रहा था कि वह देवांश के 1000 टुकड़े कर दे। लानत है, कितनी बदकिस्मती। हम उस लड़के को पूरी तरह बर्बाद करने के इतने करीब थे, लेकिन तभी रिया कपूर आ गईं और उस कमीने देवांश ने हमारा मजाक भी उड़ाया। जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। आर्यन मल्होत्रा ने उत्तेजित होकर स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, क्या वह हमें गंभीरता से नहीं लेता? एक बार जब रिया कपूर उससे थक जाएगी और उसे बाहर निकाल देगी तो वह स्वाभाविक रूप से फिर से कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल पहले जैसा। देखेंगे तब कौन हंसता है। कबीर सेठी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। जब सबने कबीर सेठी के शब्द सुने तो उनका जोश, जो लगभग संदेह में था, तुरंत काफी बढ़ गया। आखिरकार एक आदमी जो उठने के लिए एक औरत के सहारे पर निर्भर रहता है, वह केवल उधार की ताकत ले रहा है, वह उनकी दिव्य दृष्टि में भी नहीं आता। देवांश को शुरू में इंद्रलोक हॉल में लाई जा रही प्रदर्शन की वस्तुओं के बारे में कोई विशेष भावना नहीं थी, जब तक कि उसने यह नहीं पाया कि सभी 57 प्राचीन वस्तुएं असली थीं और हर एक पिछली से अधिक पुरानी थी। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और करीब से निरीक्षण करने पर उसे वास्तव में एक सुराग मिला। इन चीजों में से क्या तुम्हें कुछ पसंद है? देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि वापस खींच ली, अपनी पिछली कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपने बगल में बैठी रिया कपूर से पूछा। रिया कपूर ने सोचा कि देवांश उसके लिए कुछ खरीदना चाहता है और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने सच सच जवाब दिया, हमारे परिवार का कलात्मक झुकाव सीमित है, लगता है किसी को भी इस तरह की चीजें इकट्ठा करना पसंद नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। रिया कपूर ने यह सुना और कुछ हैरान हुई, क्या इस आदमी ने सोचा कि उसने फिर से पैसे बचा लिए? इस समय देवांश ने फिर पूछा, इस उदय ग्रुप की क्या कहानी है? रिया कपूर ने कहा, यह नागपुर की एक बड़ी कंपनी है। कुल ताकत के मामले में ये सिंघानिया और कपूर परिवारों की संयुक्त ताकत से काफी ज्यादा मजबूत है। देवांश ने एक आधी अधूरी मुस्कान के साथ हूं कहा, जैसे कि रिया कपूर की बातें उसकी उम्मीदों के भीतर थीं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर रिया कपूर थोड़ी हैरान हुई और हंसी, मुझे लगा था कि तुम हैरान होगे, लेकिन तुम बहुत शांत हो। मुझे हैरान क्यों होना चाहिए? रिया कपूर ने कहा, हमारे दोनों परिवारों की कंपनियों का दायरा बहुत व्यापक है और उनका बाजार मूल्य 10 अरब यानी 1000 करोड़ से अधिक है। उस जैसी बड़ी कंपनी जिसे बाहर निकालकर कहीं भी रखा जाए, बाकी सबसे ऊपर खड़ा होने के लिए पर्याप्त होगी, है ना? लेकिन उदय ग्रुप हमारे दोनों परिवारों के योग से भी ज्यादा मजबूत है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए? तो तुम्हें क्यों लगता है कि वे इतने मजबूत हैं? देवांश ने पलटकर पूछा। रिया कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, संक्षेप में इसका श्रेय अद्वितीय लाभ को दिया जाना चाहिए। आखिरकार नागपुर, जहां वे स्थित हैं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। न केवल आर्थिक वातावरण अच्छा है, बल्कि भौगोलिक स्थितियां भी उत्कृष्ट हैं। उनका इतना बड़ा ग्रुप बनना स्वाभाविक है। देवांश हालांकि मुस्कुराया, प्रभावित नहीं हुआ। ये देखकर रिया कपूर ने पूछा, क्या मैं गलत हूँ? तुम आंशिक रूप से सही हो, लेकिन एक बड़ा कारण शायद इस चैरिटी प्रदर्शनी में निहित है, देवांश ने शांति से कहा। चैरिटी प्रदर्शनी? रिया कपूर ने हैरान होकर पूछा, फिर उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, वो कैसे? अगर यह संभव है तो हम भी खुद को इस तरह से मार्केट कर सकते हैं। जल्दी नहीं, सामान अभी पूरा नहीं आया है। एक बार जब वे सब अंदर आ जाएं और मैं अच्छी तरह देख लूं, तब हम बात करेंगे, देवांश ने कहा। रिया कपूर ने सिर हिलाया, उम्मीद के साथ धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगीं। इस बिंदु पर देवांश ने पूछा, उदय ग्रुप इन प्रदर्शन की वस्तुओं को वापस तो नहीं ले जाएगा, है ना? रिया कपूर ने सिर हिलाया, इनके प्रदर्शित होने के बाद इनकी नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त आय पूरी तरह से उदय ग्रुप द्वारा धर्मार्थ संस्थाओं को दान कर दी जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं, देवांश ने सिर हिलाया, खुद से बड़बड़ाते हुए, ये समझ में आता है। क्या हुआ? रिया कपूर ने भौहें सिकुड़ी। देवांश ने सिर हिलाया और पलटकर कहा, इसका मतलब है कि उदय ग्रुप महाराष्ट्र में प्राचीन वस्तुओं को पैसे में बदल रहा है और फिर इसे दान कर रहा है।
ऐसा क्यों लगता है कि उदय ग्रुप को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि अच्छी प्रतिष्ठा भी मिल रही है? क्या महाराष्ट्र के ये अमीर लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं? क्या वे वास्तव में बोली लगाने के लिए भुगतान करेंगे? रिया कपूर उसकी बातों पर हंस पड़ी। अगर वास्तव में ऐसा होता तो उनकी यह प्रदर्शनी आयोजित ही कैसे होती? ये कहते हुए रिया कपूर ने लापरवाही से एक प्रदर्शनी की ओर इशारा किया और पूछा, अंदाजा लगाओ कि उस चीज की कीमत कितनी है। देवांश जैद के बारे में बहुत जानकार था, लेकिन प्राचीन वस्तुओं के बारे में इतना नहीं। हालांकि वह उनकी उम्र को पहचान सकता था, इसलिए वह एक मोटा अनुमान लगा सकता था। लगभग 300 साल पुराना एक चीनी मिट्टी का कटोरा। हालांकि नीला और सफेद पैटर्न काफी फीका पड़ गया है, फिर भी यह जीवंत है। मेरा शुरुआती अनुमान लगभग 15 लाख है। देवांश ने अपनी कुर्सी से एक त्वरित नजर डालने के बाद अपना निर्णय दिया। ये सुनकर रिया कपूर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम इतनी दूर से इसकी असलियत और उम्र बता सकते हो? तुम कमाल हो। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें मूल्यांकन मैनुअल भेजा था, है ना? जैसे ही रिया कपूर बोली, उन्होंने अपना फोन निकाला और एक इंटरफेस खोला जिसमें इस चैरिटी प्रदर्शनी की सभी वस्तुओं का विवरण था। रिया कपूर को नीला और सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा मिला। फिर उसने देवांश को देखने के लिए दिया, साथ ही समझाया, ये तुम्हारे अनुमान के लगभग समान है। मूल कीमत 15.2 लाख है। लेकिन महाराष्ट्र के रईसों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उदय ग्रुप ने बोली को मूल कीमत के 10वें हिस्से यानी 1,52,000 से शुरू करने का फैसला किया। कोई न्यूनतम वृद्धि सीमा नहीं है और कोई अधिकतम राशि नहीं है। ये सब हर किसी की इच्छा पर निर्भर है। मैं समझ गया। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, लोगों की सस्ते में पाने की इच्छा का फायदा उठाकर हर कोई वास्तव में सक्रिय रूप से बोली लगाएगा। उदय ग्रुप निश्चित रूप से अपने पत्ते अच्छी तरह खेलता है। जब तक कोई इंसान है, सस्ते में सौदा पाने की एक मानसिकता होती है। इसलिए जब तक अंतिम लेन देन की कीमत मूल कीमत से अधिक नहीं होती, भले ही 10 या 20 हजार का अंतर हो, हर कोई महसूस करेगा कि उन्होंने मुनाफा कमाया है। इसलिए उन्हें बोली लगाने में बहुत सक्रिय होना चाहिए और इन प्रदर्शन की वस्तुओं की अंतिम लेन देन की कीमतें उनकी मूल कीमतों के असीमित रूप से करीब होनी चाहिए। इस तरह उदय ग्रुप को कोई नुकसान नहीं होता है और अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलती है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी योजनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। ये देखकर कि प्रदर्शन की वस्तुएं अभी पूरी नहीं आई हैं, रिया कपूर ने अपने फोन से उस बेहतरीन जैद की तस्वीरें और विवरण ढूंढे और देवांश को सौंप दिया। ये वह जैद है जिसमें तुम्हारी रुचि है। मूल कीमत 13 करोड़। देवांश ने फोन लिया और तुरंत संख्याओं की स्ट्रिंग देखी। फिर उसने अपने मन में गणना की कि सोने की ईंटें और जैद खरीदने के बाद उसके पास केवल लगभग 2 करोड़ बचे थे। अगर उसे मूल कीमत पर बोली लगानी पड़ी तो वह इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकता था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पैसे तैयार कर लिए हैं। अगर तुम इसे मूल कीमत पर भी खरीदो तो भी यह काफी है, रिया कपूर ने गर्व से कहा, जैसे कि देवांश के विचारों को देख रही हो। देवांश ने सिर हिलाया, उसकी दयालु पेशकश को अस्वीकार नहीं किया। तभी सभी प्रदर्शन की वस्तुओं को इंद्रलोक हॉल में ले जाया गया और हर कोई तितर बितर हो गया। अपनी पसंदीदा प्राचीन वस्तुओं को देखने और चुनने के लिए विभिन्न डिस्प्ले केसों पर रुक गया। देवांश भी खाली नहीं बैठा, उसने सीधे अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई, इंद्रलोक हॉल में सभी प्राचीन वस्तुओं को कवर किया। जल्द ही देवांश इसके पीछे की चाल समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने देखा कि उस बेहतरीन जैड के डिस्प्ले केस पर सबसे अधिक मेहमान थे। रुचि के इस स्तर को देखते हुए ये संभावना थी कि बाद में नीलामी के दौरान इस बेहतरीन जैड की कीमत 10 करोड़ से कम नहीं होगी। देवांश ने आह भरी, फिर सख्ती से चेतावनी दी, बाद में नीलामी के दौरान चाहे तुम्हें कुछ भी पसंद आए, उस पर बोली मत लगाना। यह विचार भी न रखना सबसे अच्छा है। रिया कपूर ने सोचा कि वह पैसे के बारे में चिंतित है, इसलिए वह हंसी, चिंता मत करो, ये जानते हुए कि तुम यहाँ आ रहे हो, मैंने पिछले 3 दिनों में पैसे तैयार कर लिए हैं। बस बोली लगाओ, पैसा बहुत है। ये पैसे के बारे में नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है कि बोली नहीं लगानी है। क्यों? रिया कपूर ने हैरान होकर देखा। क्योंकि वो चीजें, देवांश ने प्राचीन वस्तुओं की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, साफ नहीं है।